आपके लिए खास हीरा भाई आई बुक में आपका स्वागत है। इस मंच पर हम आपके लिए हमेशा नई, आनंददायक और प्रेरणादायक आई बुक्स लेकर के आते हैं। तो चलो, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आपकी कहानी आर्थ्रोपॉड फिल्म ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन्स। तो दोस्तों, बने रहो और सब्सक्राइब करो। तो पहले अध्याय में जानते हैं आर्थ्रोपोड संघ का परिचय, खोज का इतिहास, विकास क्रम और पृथ्वी पर सफलता। तो दोस्तों, आर्थ्रोपोडा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राणी संघों में सबसे बड़ा और सबसे अधिक विविधता वाला संघ है। आर्थ्रोपोड शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। आर्थ्रो का अर्थ है संधियुक्त या जोड़ वाला तथा पोड का अर्थ है पैर। इस प्रकार आर्थ्रोपोड वे अकशेरुकी जीव हैं जिनके पैरों और शरीर के अन्य उपांगों में जोड़ होते हैं तथा जिनका शरीर एक कठोर बाहरी कंकाल अर्थात बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन से ढका रहता है। पृथ्वी पर ज्ञात सभी पशु प्रजातियों में से लगभग 80% आर्थ्रोपोड हैं। अब तक इनकी 10 लाख से अधिक प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्णन किया जा चुका है और अनुमान है कि लाखों प्रजातियां अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। इनका विस्तार हिमाच्छादित पर्वतों से लेकर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, रेगिस्तानों, नदियों, झीलों, महासागरों और मानव बस्तियों तक फैला हुआ है। आर्थ्रोपोड संघ में अनेक प्रकार के जीव शामिल हैं, जिनमें कीट, मकड़ियां, बिच्छू, घुन, केकड़े, झींगे, लॉबस्टर, सेंटीपीड और मिलीपीड प्रमुख हैं। इन जीवों का आकार अत्यंत सूक्ष्म परजीवी प्रजातियों से लेकर विशाल समुद्री केकड़ों तक होता है। आकार, रंग, व्यवहार और जीवन शैली में इतनी व्यापक विविधता होने के बावजूद सभी आर्थ्रोपोड कुछ मूलभूत संरचनात्मक विशेषताएं साझा करते हैं। इनमें खंडित शरीर, संधियुक्त उपांग, बाह्य कंकाल तथा वृद्धि के दौरान केंचुल परिवर्तन, मोल्टिंग प्रमुख हैं। यही विशेषताएं इन्हें अन्य अकशेरुकी जीवों से अलग पहचान देती हैं। पृथ्वी पर आर्थ्रोपोड की सफलता आकस्मिक नहीं है। करोड़ों वर्षों के विकास क्रम ने इन्हें अत्यंत अनुकूलनीय जीव बना दिया है। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि इनका विकास प्राचीन समुद्री अकशेरुकी जीवों से हुआ। जीवाश्मों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि लगभग 54 करोड़ वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल में आर्थ्रोपोड तेजी से विकसित हुए। इस समय पृथ्वी पर जीवन की विविधता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता है। इसी काल में अनेक प्रारंभिक आर्थ्रोपोड विकसित हुए और आगे चलकर विभिन्न समूहों में विभाजित होते गए। आर्थ्रोपोड के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनके बाह्य कंकाल ने निभाई। यह बाह्य कंकाल मुख्यतः काइटिन नामक मजबूत जैविक पदार्थ से बना होता है। यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, मांसपेशियों को सहारा देता है और जल की हानि को कम करता है। विशेष रूप से स्थलीय जीवन अपनाने वाले आर्थ्रोपोड के लिए यह गुण अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ। बाह्य कंकाल के कारण वे शुष्क वातावरण में भी जीवित रह सके और पृथ्वी के लगभग सभी स्थलीय आवासों में फैल गए। आर्थ्रोपोड की एक अन्य विशेषता उनका खंडित शरीर है। शरीर अनेक खंडों में विभाजित होता है, जिनमें प्रत्येक खंड विशेष कार्य के लिए अनुकूलित हो सकता है। विकास क्रम के दौरान कई खंड आपस में मिलकर सिर, वक्ष और उदर जैसे बड़े भागों का निर्माण करते हैं। इस व्यवस्था से शरीर अधिक संगठित और कार्यक्षम बनता है। विभिन्न प्रकार के उपांग भोजन ग्रहण करने, चलने, तैरने, उड़ने, शिकार करने, रक्षा करने तथा प्रजनन में सहायता करते हैं। यही संरचनात्मक लचीलापन इनके असाधारण विकास का आधार बना। आर्थ्रोपोड की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उड़ान की क्षमता का विकास है। कीट पृथ्वी के पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने सक्रिय उड़ान विकसित की। इस क्षमता ने उन्हें नए क्षेत्रों तक पहुंचने, भोजन खोजने, शत्रुओं से बचने और नए आवासों में बसने का अवसर दिया। परिणाम स्वरूप कीट आज पृथ्वी के सबसे सफल जीव समूहों में गिने जाते हैं। मधुमक्खियां, तितलियां, व्याध पतंग, मक्खियां और भृंग जैसे असंख्य कीट संसार के लगभग हर भूभाग पर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने आर्थ्रोपोड का अध्ययन कई शताब्दियों से किया है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने भी कीटों और अन्य छोटे जीवों का वर्णन किया था, किंतु आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन 17वीं और 18वीं शताब्दी में सूक्ष्मदर्शी के विकास के बाद अधिक व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हुआ। सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से वैज्ञानिकों ने इनके शरीर, अंगों और विकास का विस्तृत अध्ययन किया।
बाद में वर्गीकरण विज्ञान के विकास के साथ विभिन्न आर्थ्रोपोड समूहों को अलग अलग वर्गों और उपसंघों में व्यवस्थित किया गया। आधुनिक काल में आणविक जीव विज्ञान और डीएनए विश्लेषण ने इनके विकासवादी संबंधों को और अधिक स्पष्ट किया है। आर्थ्रोपोड का महत्व केवल उनकी संख्या तक सीमित नहीं है। वे पृथ्वी की पारिस्थितिक प्रणालियों के संतुलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनेक कीट फूलों का परागण करते हैं, जिससे फलों, सब्जियों और अन्य पौधों का प्रजनन संभव होता है। यदि परागण करने वाले कीट अचानक समाप्त हो जाए, तो कृषि उत्पादन और प्राकृतिक वनस्पति दोनों गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। इसी प्रकार अनेक आर्थ्रोपोड मृत पौधों और जीवों के अवशेषों का अपघटन कर पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में लौटाते हैं, जिससे जैव भू रासायनिक चक्र निरंतर चलता रहता है। भोजन श्रृंखला में भी आर्थ्रोपोड की केंद्रीय भूमिका है। पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मछलियां और अनेक स्तनधारी जीव इनके ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। दूसरी ओर कई आर्थ्रोपोड स्वयं पौधों, कवकों, सूक्ष्म जीवों या अन्य छोटे जीवों का भोजन करते हैं। इस प्रकार वे ऊर्जा के प्रवाह और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। यद्यपि अनेक आर्थ्रोपोड मनुष्य के लिए लाभदायक हैं, कुछ प्रजातियां हानिकारक भी होती हैं। मच्छर, पिस्सू और किलनी जैसे जीव विभिन्न रोगजनकों के वाहक बन सकते हैं और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, लाइम रोग तथा अन्य बीमारियों के प्रसार में भूमिका निभाते हैं। कृषि में भी कुछ कीट फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बावजूद अधिकांश आर्थ्रोपोड मानव के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी हैं और उनकी पारिस्थितिक सेवाएं उनके द्वारा होने वाली हानि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आर्थ्रोपोड की अनुकूलन क्षमता आश्चर्यजनक है। रेगिस्तान के बिच्छू अत्यधिक गर्मी और जल की कमी में जीवित रह सकते हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ कीट अत्यंत निम्न तापमान सहन कर लेते हैं। समुद्र की गहराइयों में रहने वाले क्रस्टेशियन अत्यधिक दबाव में भी अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। अनेक कीट सामाजिक संगठन विकसित कर चुके हैं। चींटियों, मधुमक्खियों और दीमकों की कॉलोनियों में श्रम विभाजन, संचार और सहयोग का स्तर इतना विकसित होता है कि उन्हें प्रकृति के सबसे संगठित समाजों में गिना जाता है। जीवाश्म अभिलेख बताते हैं कि आर्थ्रोपोड ने पृथ्वी के इतिहास में अनेक सामूहिक विलुप्तियों का सामना किया और फिर भी अपनी विविधता बनाए रखी। इसका प्रमुख कारण उनकी तीव्र प्रजनन क्षमता, छोटे जीवन चक्र, आनुवंशिक विविधता तथा बदलती परिस्थितियों के अनुसार शीघ्र अनुकूलन करने की क्षमता है। यही कारण है कि आज वे पृथ्वी के लगभग प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित हैं और जैव विविधता का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं। आधुनिक विज्ञान में भी आर्थ्रोपोड का विशेष महत्व है। आनुवंशिकी, विकास जीव विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, पारिस्थितिकी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे अनेक क्षेत्रों में इनका अध्ययन किया जाता है। विशेष रूप से फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर आनुवंशिक अनुसंधान का एक प्रमुख मॉडल जीव है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिकों ने वंशागति, जीनों की कार्य प्रणाली और विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए हैं। आर्थ्रोपोड केवल पृथ्वी के सबसे अधिक संख्या वाले जीव नहीं हैं, बल्कि वे विकास, अनुकूलन और जैव विविधता की एक असाधारण कहानी भी प्रस्तुत करते हैं। उनकी संरचना, व्यवहार, पारिस्थितिक भूमिका और विकास क्रम ये दर्शाते हैं कि प्राकृतिक चयन ने करोड़ों वर्षों में किस प्रकार एक अत्यंत सफल जीव समूह का निर्माण किया। इस पुस्तक के आगामी अध्यायों में हम आर्थ्रोपोड के वर्गीकरण, शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, प्रजनन, विविधता, पारिस्थितिकी और मानव जीवन में उनके महत्व का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, जिससे इस विशाल और अद्भुत जीव संघ की संपूर्ण समझ विकसित हो सके। अब दूसरे अध्याय में जानते हैं आर्थ्रोपोड का वर्गीकरण, प्रमुख उपसंघ एवं विकासवादी संबंध। तो आर्थ्रोपोड संघ, फिलम आर्थ्रोपोडा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सर्वाधिक विविधता वाला प्राणी संघ है। इसकी विशाल जैव विविधता के कारण वैज्ञानिकों ने इसके वर्गीकरण को अत्यंत व्यवस्थित रूप से विकसित किया है। वर्गीकरण का उद्देश्य केवल जीवों को नाम देना नहीं है, बल्कि उनके बीच मौजूद विकासवादी संबंधों, संरचनात्मक समानताओं, आनुवंशिक विशेषताओं तथा पारिस्थितिक भूमिकाओं को समझना भी है। आधुनिक वर्गीकरण पारंपरिक आकारिकी, भ्रूणीय विकास, जीवाश्म अभिलेख तथा डीएनए और जीनोमिक अध्ययनों पर आधारित है।
इन सभी वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर आर्थ्रोपोड संघ को अनेक उपसंघों और वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और विकास क्रम है। आर्थ्रोपोड संघ की सबसे महत्वपूर्ण पहचान इसका खंडित शरीर, संधियुक्त उपांग, कठोर बाह्य कंकाल और केंचुल परिवर्तन की प्रक्रिया है। यद्यपि सभी आर्थ्रोपोड इन मूलभूत विशेषताओं को साझा करते हैं, फिर भी उनके शरीर की बनावट, रहने के स्थान, भोजन प्राप्त करने की विधि और प्रजनन प्रणाली में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है। यही अंतर उनके वर्गीकरण का आधार बनता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सभी आधुनिक आर्थ्रोपोड किसी प्राचीन सामान्य पूर्वज से विकसित हुए, जिसने करोड़ों वर्षों में विभिन्न वातावरणों के अनुसार अलग अलग विकासवादी शाखाओं को जन्म दिया। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार आर्थ्रोपोड संघ को मुख्यतः 5 प्रमुख उपसंघों में विभाजित किया जाता है। इनमें ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, ट्रिलोबिटोमॉर्फा, कैलेसेराटा, चेलिसेराटा, क्रस्टेशिया, क्रस्टेसिया, मायरियापोडा, मिरियापोडा तथा हेक्सापोडा, हेक्सापोडा प्रमुख हैं। इनमें से ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के सभी सदस्य अब विलुप्त हो चुके हैं, जबकि शेष 4 उपसंघ आज भी पृथ्वी पर व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ट्राइलोबाइटोमॉर्फा आर्थ्रोपोड का सबसे प्राचीन ज्ञात समूह माना जाता है। ट्राइलोबाइट समुद्रों में रहने वाले जीव थे, जिनका अस्तित्व लगभग 52 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। इनके शरीर का ऊपरी भाग कठोर कवच से ढका रहता था और शरीर 3 अनुदैर्ध्य भागों में विभाजित दिखाई देता था। इसी कारण इन्हें ट्राइलोबाइट अर्थात 3 खंडों वाले जीव कहा गया। करोड़ों वर्षों तक समुद्रों में प्रभुत्व बनाए रखने के बाद लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले हुए पर्मियन महाविलुप्ति में इनका पूर्णतः अंत हो गया। आज इनके जीवाश्म पृथ्वी के विकास क्रम को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा प्रमुख उपसंघ कैलेसेराटा है। इस समूह में मकड़ियाम, बिच्छू, घोड़े की नाल केकड़ा, किलनी और घुन जैसे जीव शामिल हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें स्पर्शक एंटीना नहीं होते। इनके मुख के सामने विशेष उपांग होते हैं, जिन्हें कैलेसेरी चेलिसेराई कहा जाता है। यही उपांग भोजन पकड़ने, काटने या विष प्रविष्ट कराने का कार्य करते हैं। अधिकांश कैलेसेरेट स्थलीय हैं, जबकि कुछ समुद्री वातावरण में भी पाए जाते हैं। मकड़ियां अपने रेशम उत्पादन की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि बिच्छुओं में विष ग्रंथियां विकसित होती हैं। यह समूह शिकार करने की उत्कृष्ट क्षमता तथा अत्यधिक अनुकूलनशीलता के कारण पृथ्वी के लगभग सभी स्थलीय क्षेत्रों में सफलतापूर्वक फैला हुआ है। क्रस्टेशिया उपसंघ मुख्यतः जलीय आर्थ्रोपोड का समूह है। इसमें केकड़े, झींगे, लॉबस्टर, क्रेफिश, बार्नेकल तथा अनेक सूक्ष्म प्लवकीय जीव सम्मिलित हैं। अधिकांश क्रस्टेशियन समुद्रों में रहते हैं, किंतु कई प्रजातियां मीठे जल तथा कुछ नम वातावरण वाली भूमि पर भी पाई जाती हैं। इनके शरीर पर सामान्यतः 2 जोड़ी स्पर्शक होते हैं, जो इन्हें अन्य आर्थ्रोपोड समूहों से अलग पहचान देते हैं। इनके श्वसन के लिए गलफड़े विकसित होते हैं और अधिकांश प्रजातियां जल में सक्रिय जीवन बिताती हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक व्यावसायिक मत्स्य उद्योग भी क्रस्टेशियन प्रजातियों पर आधारित हैं। मायरियापोडा उपसंघ में सेंटीपीड और मिलीपीड जैसे जीव आते हैं। इनका शरीर अनेक खंडों में विभाजित होता है तथा प्रत्येक खंड पर 1 या 2 जोड़ी पैर होते हैं। सेंटीपीड मांसाहारी होते हैं और इनके पहले उपांग विषैले पंजों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनकी सहायता से वे छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इसके विपरीत मिलीपीड मुख्यतः मृत पत्तियों, लकड़ी तथा अन्य सड़ते हुए जैविक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं और अपघटन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह समूह मुख्यतः नम मिट्टी, जंगलों और पत्थरों के नीचे पाया जाता है, जहां नमी इनके जीवन के लिए आवश्यक होती है। हेक्सापोडा उपसंघ पृथ्वी का सबसे सफल और सबसे अधिक विविधता वाला आर्थ्रोपोड समूह है। इसके अंतर्गत सभी कीट आते हैं। इनकी सबसे प्रमुख विशेषता 3 शरीर भाग, सिर, वक्ष और उदर तथा 6 पैर होते हैं। अधिकांश कीटों में 1 या 2 जोड़ी पंख भी विकसित होते हैं, यद्यपि कुछ समूहों में पंख अनुपस्थित होते हैं। मधुमक्खियां, तितलियां, चींटियां, दीमक, मक्खियां, मच्छर, टिड्डे, व्याध पतंग तथा भृंग इसी उपसंघ के सदस्य हैं। कीटों की असाधारण विविधता का कारण उनकी उड़ान क्षमता, तीव्र प्रजनन, छोटे जीवन चक्र तथा विभिन्न प्रकार के भोजन स्रोतों का उपयोग करने की क्षमता है। आज ज्ञात सभी पशु प्रजातियों में सबसे अधिक संख्या कीटों की है।
आधुनिक विकासवादी जीव विज्ञान के अनुसार इन उपसंघों के बीच गहरे आनुवंशिक संबंध हैं। पहले वैज्ञानिक क्रस्टेशिया और हेक्सापोडा को पूरी तरह अलग समूह मानते थे, लेकिन डीएनए, अनुक्रमण और आणविक विश्लेषण से पता चला कि कीट वास्तव में क्रस्टेशियन पूर्वजों से विकसित हुए हैं। इस कारण अनेक वैज्ञानिक इन दोनों समूहों को मिलाकर पैनक्रस्टेशिया नामक एक बड़े विकासवादी समूह के रूप में देखते हैं। यह खोज आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। आर्थ्रोपोड के विकासवादी इतिहास में प्राकृतिक चयन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रत्येक समूह ने अपने पर्यावरण के अनुसार विशेष अनुकूलन विकसित की। समुद्री वातावरण में रहने वाले क्रस्टेशियन ने गलफड़े विकसित किए, जबकि स्थलीय आर्थ्रोपोड ने जल संरक्षण करने वाला बाह्य कंकाल और वायु श्वसन के लिए विशेष अंग विकसित की। कीटों में उड़ान की क्षमता विकसित हुई, जबकि मकड़ियों ने रेशम उत्पादन और जटिल जाल बनाने की अद्भुत क्षमता प्राप्त की। सेंटीपीड तेज गति वाले शिकारी बने, जबकि मिलीपीड ने रक्षा के लिए कठोर शरीर और रासायनिक स्राव विकसित किए। जीवाश्म अभिलेख आर्थ्रोपोड के विकास क्रम को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रारंभिक समुद्री आर्थ्रोपोड से लेकर आधुनिक कीटों तक की यात्रा करोड़ों वर्षों में हुई है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस काल के जीवाश्म बताते हैं कि आर्थ्रोपोड ने धीरे धीरे समुद्र से भूमि की ओर प्रवास किया। भूमि पर आने के बाद उन्होंने पौधों के साथ सहविकास किया और अनेक नई पारिस्थितिक भूमिकाएं विकसित कीं। विशेष रूप से फूल वाले पौधों के विकास के साथ परागण करने वाले कीटों का विकास पृथ्वी के जैविक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। वर्गीकरण केवल वैज्ञानिक अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यावहारिक महत्व भी है। कृषि वैज्ञानिक फसलों के कीटों की पहचान करने के लिए वर्गीकरण का उपयोग करते हैं। चिकित्सक रोग फैलाने वाले मच्छरों, किलनियों और अन्य वाहकों की सही पहचान के लिए इसी प्रणाली पर निर्भर रहते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के अध्ययन में आर्थ्रोपोड वर्गीकरण का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार जीवाश्म वैज्ञानिक प्राचीन पृथ्वी के वातावरण और विकास क्रम को समझने के लिए विलुप्त आर्थ्रोपोड समूहों का अध्ययन करते हैं। आज भी आर्थ्रोपोड का वर्गीकरण पूरी तरह स्थिर नहीं है। नई प्रजातियों की खोज, आधुनिक जीनोमिक तकनीकों और आणविक अनुसंधानों के कारण समय समय पर इनके विकासवादी संबंधों में नए तथ्य सामने आते रहते हैं। वैज्ञानिक निरंतर यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न समूहों का विकास किस प्रकार हुआ और किन परिस्थितियों ने उन्हें वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार आर्थ्रोपोड संघ का वर्गीकरण केवल नामों और श्रेणियों की सूची नहीं है, बल्कि यह करोड़ों वर्षों के विकास, अनुकूलन और जैव विविधता की वैज्ञानिक कहानी है। प्रत्येक उपसंघ पृथ्वी पर जीवन के विकास का एक अलग अध्याय प्रस्तुत करता है। इन समूहों की संरचना, व्यवहार और आनुवंशिक संबंधों का अध्ययन हमें न केवल आर्थ्रोपोड की अद्भुत विविधता को समझने में सहायता करता है, बल्कि यह भी बताता है कि प्राकृतिक चयन और विकास क्रम ने पृथ्वी पर सबसे सफल जीव संघ का निर्माण किस प्रकार किया। अगले अध्याय में हम आर्थ्रोपोड के शरीर की संरचना, बाह्य कंकाल, खंडीकरण तथा संधियुक्त उपांगों का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। अब तीसरे अध्याय में जानते हैं आर्थ्रोपोड की शरीर संरचना, संयुक्त बाह्य कंकाल, खंडीकरण एवं संधियुक्त उपांग। तो आर्थ्रोपोड संघ की सबसे विशिष्ट पहचान उसकी शरीर संरचना है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी आर्थ्रोपोड, चाहे वे छोटे कीट हों, विशाल केकड़े हों, विषैले बिच्छू हों या जाल बुनने वाली मकड़ियां, सभी में कुछ मूलभूत संरचनात्मक विशेषताएं समान होती हैं। इन विशेषताओं में कठोर बाह्य कंकाल, खंडों में विभाजित शरीर, संधियुक्त उपांग, विकसित मांसपेशियां तथा द्विपार्श्वीय सममिति प्रमुख हैं। यही विशेषताएं आर्थ्रोपोड को पृथ्वी के सबसे सफल और सर्वाधिक अनुकूलनीय जीव समूहों में स्थान दिलाती हैं। शरीर की यह संरचना करोड़ों वर्षों के विकास क्रम का परिणाम है और विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप अत्यधिक परिष्कृत हो चुकी है। आर्थ्रोपोड का शरीर द्विपार्श्वीय सममिति वाला होता है, अर्थात यदि शरीर को बीच से लंबाई की दिशा में दो भागों में विभाजित किया जाए तो दोनों भाग लगभग समान दिखाई देते हैं। यह सममिति अधिकांश सक्रिय रूप से चलने वाले प्राणियों में पाई जाती है और दिशा विशिष्ट गति के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। शरीर के अग्र भाग में संवेदी अंग
और मुख स्थित होते हैं, जबकि पीछे का भाग मुख्यतः पाचन, प्रजनन और उत्सर्जन से संबंधित कार्य करता है। यह संगठन शरीर के विभिन्न कार्यों को अधिक प्रभावी बनाता है। आर्थ्रोपोड की सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक विशेषता उसका बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन है। अन्य अनेक प्राणियों की तरह इनके शरीर के भीतर हड्डियों का ढांचा नहीं होता, बल्कि शरीर के बाहर एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है। यह बाह्य कंकाल मुख्यतः काइटिन नामक मजबूत बहुशर्करा से बना होता है। कई प्रजातियों में इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज भी मिल जाते हैं, विशेषकर केकड़ों और लॉबस्टर जैसे क्रस्टेशियन में, जिससे यह और अधिक कठोर हो जाता है। बाह्य कंकाल शरीर को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, आंतरिक अंगों को चोट से बचाता है तथा मांसपेशियों के जोड़ने के लिए मजबूत आधार उपलब्ध कराता है। काइटिन एक हल्का, मजबूत और लचीला जैविक पदार्थ है। इसकी विशेष संरचना के कारण बाह्य कंकाल एक साथ कठोर भी होता है और सीमित मात्रा में लचीला भी। यह जीव को शारीरिक मजबूती देता है, साथ ही शरीर के आकार को बनाए रखता है। स्थलीय आर्थ्रोपोड में बाह्य कंकाल की एक और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह शरीर से जल के अत्यधिक वाष्पीकरण को रोकता है, जिससे वे शुष्क क्षेत्रों में भी जीवित रह सकते हैं। यही कारण है कि आर्थ्रोपोड रेगिस्तान जैसे कठिन वातावरण में भी सफलतापूर्वक पाए जाते हैं। यद्यपि बाह्य कंकाल अत्यंत उपयोगी है, इसकी एक सीमा भी है। यह शरीर के साथ फैल नहीं सकता, इसलिए आर्थ्रोपोड की वृद्धि सीधे संभव नहीं होती। बढ़ने के लिए उन्हें समय समय पर अपना पुराना बाह्य कंकाल उतारना पड़ता है। इस प्रक्रिया को केंचुल परिवर्तन या मोल्टिंग कहा जाता है। पुराना बाह्य कंकाल हटने के बाद उसके नीचे पहले से बना नया और मुलायम कंकाल बाहर आता है। कुछ समय बाद यह कठोर हो जाता है और जीव का शरीर पहले से बड़ा हो जाता है। यह प्रक्रिया जीवन के दौरान कई बार दोहराई जाती है। आर्थ्रोपोड का शरीर खंडों में विभाजित होता है। इस विशेषता को मेटामेरिज्म या खंडीकरण कहा जाता है। प्रारंभिक विकास क्रम में शरीर के अनेक खंड लगभग समान होते हैं, किंतु समय के साथ विभिन्न खंड अलग अलग कार्यों के लिए विशेषीकृत हो जाते हैं। अनेक खंड मिलकर बड़े शरीर भागों का निर्माण करते हैं, जिन्हें टैगमाटा कहा जाता है। अधिकांश कीटों में 3 प्रमुख भाग होते हैं: सिर, वक्ष और उदर। मकड़ियों तथा बिच्छुओं में शरीर सामान्यतः 2 भागों में विभाजित होता है: सेफालोथोरैक्स और उदर। क्रस्टेशियन में भी शरीर का संगठन उनके जीवन पर्यावरण के अनुसार भिन्न हो सकता है। सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क, आंखें, स्पर्शक और मुखांग स्थित होते हैं। सिर में उपस्थित संयुक्त नेत्र, सरल नेत्र, स्पर्शक तथा अन्य संवेदी अंग जीव को अपने वातावरण की जानकारी देते हैं। भोजन की पहचान, शत्रुओं का पता लगाना, साथी की खोज तथा दिशा निर्धारण जैसे अनेक कार्य इन्हीं अंगों की सहायता से संभव होते हैं। मुखांगों की संरचना विभिन्न आर्थ्रोपोड समूहों में उनके भोजन के प्रकार के अनुसार बदल जाती है। कुछ जीव काटते और चबाते हैं, कुछ रस चूसते हैं, कुछ डंक मारते हैं और कुछ शिकार को फाड़कर खाते हैं। वक्ष शरीर का वह भाग है जिससे चलने वाले उपांग जुड़े रहते हैं। कीटों में 3 जोड़ी पैर और सामान्यतः 1 या 2 जोड़ी पंख वक्ष से जुड़े होते हैं। वक्ष के भीतर शक्तिशाली मांसपेशियां होती हैं जो चलने, दौड़ने, कूदने, तैरने या उड़ने में सहायता करती हैं। विभिन्न कीटों में पैरों का आकार और संरचना उनके जीवन के अनुसार बदल जाती है। टिड्डों के पिछले पैर छलांग लगाने के लिए विशेष रूप से विकसित होते हैं, जबकि जल में रहने वाले कुछ कीटों के पैर तैरने के लिए छपटे और बालों से युक्त होते हैं। उदर शरीर का पिछला भाग होता है। इसमें पाचन तंत्र, प्रजनन अंग, उत्सर्जन अंग तथा कई अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक संरचनाएं स्थित होती हैं। अनेक कीटों में उदर के अंतिम भाग में विशेष उपांग पाए जाते हैं जो अंडे देने, रक्षा करने या संचार करने में सहायता करते हैं। बिच्छुओं में विशैला डंक भी उदर के अंतिम भाग में स्थित होता है। उदर की संरचना प्रत्येक समूह की जीवन शैली के अनुसार अलग अलग विकसित हुई है। आर्थ्रोपोड के संधियुक्त उपांग उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। प्रत्येक पैर अनेक छोटे खंडों से बना होता है जो जोड़ों द्वारा जुड़े रहते हैं। यही जोड़ उपांगों को अत्यधिक लचीलापन और गति प्रदान करते हैं। इसी कारण आर्थ्रोपोड तेजी से दौड़ सकते हैं, चढ़ सकते हैं, तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं
और अत्यंत जटिल गतिविधियां कर सकते हैं। विकास क्रम के दौरान इन उपांगों ने अनेक नए कार्य भी अपना लिए हैं। कुछ उपांग भोजन पकड़ने के लिए पंजों में बदल गए, कुछ स्पर्शक बन गए, कुछ तैरने वाले चप्पुओं का रूप ले चुके हैं और कुछ प्रजनन में सहायक बन गए हैं। आर्थ्रोपोड की मांसपेशियां बाह्य कंकाल की भीतरी सतह से जुड़ी होती हैं। जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, तो वे बाह्य कंकाल के विभिन्न भागों को खींचती हैं और शरीर में गति उत्पन्न होती है। यह व्यवस्था मनुष्यों सहित कशेरुकी प्राणियों से भिन्न होती है, जहां मांसपेशियां आंतरिक हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। बाह्य कंकाल और मांसपेशियों का यह समन्वय आर्थ्रोपोड को अत्यंत कुशल गतिशीलता प्रदान करता है। आर्थ्रोपोड की आंखें भी अत्यंत विकसित होती हैं। अनेक प्रजातियों में संयुक्त नेत्र कॉम्पाउंड आइज पाए जाते हैं, जो हजारों सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक इकाई को ओमेटिडियम कहा जाता है। संयुक्त नेत्र गति का पता लगाने और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्रदान करने में अत्यंत प्रभावी होते हैं। कुछ आर्थ्रोपोड में सरल नेत्र भी पाए जाते हैं, जो प्रकाश की तीव्रता और दिशा का अनुभव करने में सहायता करते हैं। कई शिकारी कीटों और व्याध पतंगों की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण होती है कि वे उड़ते हुए छोटे शिकार का भी सटीक पता लगा लेते हैं। स्पर्शक आर्थ्रोपोड के महत्वपूर्ण संवेदी अंग हैं। ये गंध, स्वाद, स्पर्श, कंपन और वायु की दिशा जैसी अनेक सूचनाएं ग्रहण करते हैं। कीटों में सामान्यतः एक जोड़ी स्पर्शक होती है, जबकि क्रस्टेशियन में 2 जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं। मकड़ियों और बिच्छुओं में स्पर्शक अनुपस्थित होते हैं तथा उनकी भूमिका अन्य संवेदी उपांग निभाते हैं। शरीर की बाहरी सतह पर अनेक सूक्ष्म बाल, कांटे और संवेदी संरचनाएं होती हैं। ये जीव को आसपास के वातावरण में होने वाले छोटे से छोटे परिवर्तनों का अनुभव करने में सक्षम बनाती हैं। कुछ मकड़ियां अपने जाल में होने वाले सूक्ष्म कंपन से ही शिकार की उपस्थिति का पता लगा लेती हैं। इसी प्रकार कई कीट वायु के कंपन और रासायनिक संकेतों को पहचान कर भोजन, साथी या शत्रु का पता लगाते हैं। आर्थ्रोपोड की शरीर संरचना विकास क्रम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कठोर बाह्य कंकाल उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। खंडित शरीर कार्यों का विभाजन सुनिश्चित करता है। संधियुक्त उपांग उन्हें अद्भुत गतिशीलता देते हैं और अत्यधिक विकसित संवेदी अंग उन्हें अपने वातावरण के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करने योग्य बनाते हैं। इन सभी विशेषताओं के संयुक्त प्रभाव ने आर्थ्रोपोड को पृथ्वी के लगभग हर पारिस्थितिक तंत्र में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। अगले अध्याय में हम आर्थ्रोपोड की शरीर क्रिया विज्ञान का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें उनके पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन तथा तंत्रिका तंत्र की वैज्ञानिक संरचना और कार्यप्रणाली को समझेंगे। अब चौथे अध्याय में जानते हैं आर्थ्रोपोड का शरीर, क्रिया विज्ञान, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र। तो आर्थ्रोपोड संघ की असाधारण सफलता का एक प्रमुख कारण उसका अत्यधिक विकसित शरीर क्रिया विज्ञान है। शरीर क्रिया विज्ञान से तात्पर्य उन सभी जैविक प्रक्रियाओं से है जो जीव को जीवित रखती हैं, जैसे भोजन का पाचन, ऑक्सीजन का ग्रहण, पोषक तत्वों का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, तंत्रिका संकेतों का संचार तथा शरीर के विभिन्न अंगों का समन्वित संचालन। यद्यपि आर्थ्रोपोड आकार में अत्यंत छोटे से लेकर बड़े समुद्री जीवों तक पाए जाते हैं, फिर भी उनके शरीर की मूलभूत क्रियाएं समान वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। विभिन्न समूहों ने अपने निवास स्थान और जीवन शैली के अनुसार इन प्रणालियों में विशेष अनुकूलन विकसित किए हैं। आर्थ्रोपोड का पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। इसका अर्थ है कि भोजन के प्रवेश और अपशिष्ट के निष्कासन के लिए अलग अलग छिद्र होते हैं। भोजन मुख से शरीर में प्रवेश करता है और फिर एक लंबी पाचन नली से होकर गुजरता है। इस नली को सामान्यतः अग्रांत्र, मध्यांत्र और पश्चांत्र में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग का अपना विशिष्ट कार्य होता है। अग्रांत्र भोजन को ग्रहण करने और प्रारंभिक संग्रहण का कार्य करता है। मध्यांत्र में अधिकांश रासायनिक पाचन तथा पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, जबकि पश्चांत्र जल के पुनः अवशोषण और अपशिष्ट को बाहर निकालने का कार्य करता है। आर्थ्रोपोड के मुखांग उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अत्यधिक विविध होते हैं। टिड्डे और भृंग जैसे कीटों में मजबूत जबड़े होते हैं, जो ठोस भोजन को काटने और चबाने में सक्षम होते हैं। तितलियों में लंबी सूंड विकसित होती है, जिससे वे फूलों का मकरंद चूसती हैं। मच्छरों के मुखांग त्वचा में प्रवेश करके रक्त चूसने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं।
मकड़ियां अपने शिकार के शरीर में पाचक एंजाइम प्रविष्ट कराती हैं, जिससे ऊतक तरल रूप में बदल जाते हैं और फिर वे उसे चूस लेती हैं। इस प्रकार मुखांगों की विविधता आर्थ्रोपोड की व्यापक पारिस्थितिक सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है। पाचन प्रक्रिया में विभिन्न एंजाइमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये एंजाइम प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल पोषक पदार्थों को छोटे अणुओं में बदल देते हैं। मध्य अंत्र की दीवारें इन पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं और उन्हें शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए परिसंचरण तंत्र में भेज देती हैं। पाचन की दक्षता के कारण आर्थ्रोपोड विभिन्न प्रकार के भोजन स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें पौधे, अन्य जीव, मृत जैविक पदार्थ, कवक, पराग और रक्त तक शामिल हैं। श्वसन तंत्र आर्थ्रोपोड में उनके निवास स्थान के अनुसार भिन्न होता है। स्थलीय कीटों में सबसे सामान्य श्वसन प्रणाली ट्रैकियल तंत्र है। इसमें शरीर के दोनों ओर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्पाइरिकल कहा जाता है। इन छिद्रों से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है और अत्यंत महीन नलिकाओं के जाल, जिन्हें ट्रैकिया और ट्रैकियोल कहते हैं, के माध्यम से सीधे कोशिकाओं तक पहुंचती है। इस व्यवस्था में ऑक्सीजन को रक्त द्वारा ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। गैसों का आदान प्रदान सीधे ऊतकों में होता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है और छोटे शरीर वाले जीवों में अत्यधिक कुशल श्वसन संभव होता है। जलीय आर्थ्रोपोड, विशेषकर क्रस्टेशियन, गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। गलफड़ों की पतली सतह पर जल में घुली ऑक्सीजन का अवशोषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। समुद्री केकड़े और झींगे अपने गलफड़ों पर निरंतर जल प्रवाहित करते रहते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान प्रभावी ढंग से होता रहता है। कुछ भूमि पर रहने वाले केकड़ों ने ऐसे अनुकूलन विकसित किए हैं कि उनके गलफड़े नम बने रहें और वे सीमित समय तक भूमि पर भी जीवित रह सकें। मकड़ियों और बिच्छुओं जैसे अरैक्निड में प्रायः पुस्तक फेफड़े, बुकलंग्स पाए जाते हैं। इनकी संरचना पुस्तक के पन्नों जैसी पतली परतों से बनी होती है। इन परतों के बीच वायु प्रवेश करती है और रक्त के साथ गैसों का आदान प्रदान होता है। कुछ मकड़ियों में पुस्तक फेफड़ों के साथ साथ ट्रैकियल नलिकाएं भी होती हैं, जिससे उनका श्वसन और अधिक प्रभावी हो जाता है। आर्थ्रोपोड का परिसंचरण तंत्र खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसमें रक्त पूरी तरह बंद रक्त वाहिकाओं में नहीं बहता, जैसा कि मनुष्यों और अन्य कशेरुकी प्राणियों में होता है। इनके शरीर में एक लंबी नलिकाकार हृदय संरचना होती है, जो सामान्यतः शरीर के ऊपरी भाग में स्थित रहती है। यह हृदय रक्त जैसे द्रव, जिसे हीमोलिम्फ कहा जाता है, को शरीर की गुहाओं में पंप करता है। हीमोलिम्फ विभिन्न अंगों को पोषक तत्व, हार्मोन और प्रतिरक्षा कोशिकाएं पहुंचाता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक ले जाता है। हीमोलिम्फ का कार्य सभी आर्थ्रोपोड में समान नहीं होता। अधिकांश कीटों में यह ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन सीधे ट्रेकियल तंत्र द्वारा कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। इसके विपरीत कई क्रस्टेशियन और कुछ अन्य आर्थ्रोपोड में हीमोलिम्फ में हीमोसाइनिन नामक तांबा युक्त श्वसन वर्णक पाया जाता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। ऑक्सीजन से जुड़ने पर हीमोसाइनिन का रंग नीला दिखाई देता है। उत्सर्जन तंत्र शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। कीटों और अधिकांश स्थलीय आर्थ्रोपोड में मालपीघियन नलिकाएं प्रमुख उत्सर्जन अंग होती हैं। ये पतली नलिकाएं पाचन तंत्र से जुड़ी होती हैं और शरीर के द्रव्य से अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करती हैं। बाद में ये अपशिष्ट मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। यह प्रणाली जल की बचत करने में अत्यंत प्रभावी होती है और इसी कारण स्थलीय आर्थ्रोपोड शुष्क वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। क्रस्टेशियन में उत्सर्जन के लिए विशेष हरित ग्रंथियां या एंटीनल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर शरीर से बाहर निकालती है। विभिन्न आर्थ्रोपोड समूहों में उत्सर्जन प्रणाली की संरचना अलग हो सकती है, किंतु सभी का उद्देश्य शरीर के आंतरिक रासायनिक संतुलन को बनाए रखना होता है। आर्थ्रोपोड का तंत्रिका तंत्र अत्यंत विकसित और सुव्यवस्थित होता है। इसके अग्र भाग में एक मस्तिष्क होता है, जो कई तंत्रिका गांठों के मिलन से बना होता है। मस्तिष्क से दो प्रमुख तंत्रिका रज्जुएं शरीर के निचले भाग की ओर जाती हैं। प्रत्येक शरीर खंड में एक या अधिक तंत्रिका गांठें होती हैं, जो उस खंड की गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। यह व्यवस्था शरीर के विभिन्न भागों को स्वतंत्र रूप से भी कार्य करने की क्षमता देती है। संवेदी तंत्र आर्थ्रोपोड की सबसे विकसित प्रणालियों में से एक है।
संयुक्त नेत्र हजारों सूक्ष्म दृष्टि इकाइयों से बने होते हैं और गति को पहचानने में अत्यंत सक्षम होते हैं। कई शिकारी कीटों की दृष्टि इतनी तीव्र होती है कि वे उड़ते हुए छोटे कीटों का भी सटीक पता लगा लेते हैं। कुछ आर्थ्रोपोड पराबैंगनी प्रकाश भी देख सकते हैं, जिससे वे फूलों पर बने ऐसे पैटर्न पहचान लेते हैं जो मानव आंखों को दिखाई नहीं देते। स्पर्शक गंध, स्वाद, स्पर्श, तापमान और आर्द्रता का अनुभव करने वाले अत्यंत संवेदनशील अंग हैं। मधुमक्खियां अपने स्पर्शकों द्वारा फूलों की गंध पहचानती हैं, जबकि नर पतंगे कई किलोमीटर दूर से मादा द्वारा छोड़े गए रासायनिक संकेतों को महसूस कर सकते हैं। मकड़ियों के पैरों पर स्थित सूक्ष्म संवेदनशील बाल हवा के कंपन और जाल में होने वाली हल्की सी हलचल तक का पता लगा लेते हैं। आर्थ्रोपोड का अंतःस्रावी तंत्र भी शरीर की अनेक महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। विभिन्न हार्मोन वृद्धि, केंचुल परिवर्तन, कायांतरण, प्रजनन तथा व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। विशेष रूप से एक्डिसोन और जुवेनाइल हार्मोन कीटों के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन हार्मोनों के संतुलन में परिवर्तन से लार्वा का प्यूपा और फिर वयस्क कीट में परिवर्तन संभव होता है। प्रतिरक्षा तंत्र भी आर्थ्रोपोड में प्रभावी रूप से कार्य करता है। यद्यपि इनमें मनुष्यों जैसी अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं होती, फिर भी उनकी जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली बैक्टीरिया, कवकों और अन्य रोगजनकों से रक्षा करती है। हीमोलिम्फ में उपस्थित विशेष कोशिकाएं बाहरी सूक्ष्म जीवों को पहचानकर नष्ट करती हैं और संक्रमण को फैलने से रोकती हैं। इस प्रकार आर्थ्रोपोड का शरीर क्रिया विज्ञान अत्यंत सुव्यवस्थित, कुशल और विकास की दृष्टि से अत्यधिक परिष्कृत है। पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र मिलकर शरीर के प्रत्येक अंग का समन्वित संचालन करते हैं। यही वैज्ञानिक रूप से विकसित प्रणालियां उन्हें पृथ्वी के लगभग हर वातावरण में जीवित रहने, तेजी से अनुकूलन करने और जैव विविधता के सबसे सफल समूह के रूप में स्थापित होने में सक्षम बनाती हैं। अगले अध्याय में हम आर्थ्रोपोड की वृद्धि, केंचुल परिवर्तन, हार्मोन नियंत्रण और जीवन चक्र का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। अब 5वें अध्याय में जानते हैं आर्थ्रोपोड की वृद्धि, केंचुल परिवर्तन, मोल्टिंग, हार्मोन एवं जीवन चक्र। तो आर्थ्रोपोड संघ की सबसे महत्वपूर्ण जैविक विशेषताओं में से एक उनकी वृद्धि की अनोखी प्रक्रिया है। अधिकांश अन्य प्राणियों में शरीर निरंतर बढ़ता रहता है, किंतु आर्थ्रोपोड में ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर कठोर बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन से ढका रहता है। यह बाह्य कंकाल शरीर को सुरक्षा और सहारा तो देता है, लेकिन स्वयं फैल नहीं सकता। परिणाम स्वरूप जब शरीर का आकार बढ़ने लगता है, तब पुराने बाह्य कंकाल को त्याग कर नया और बड़ा बाह्य कंकाल बनाना आवश्यक हो जाता है। इस प्रक्रिया को केंचुल परिवर्तन या मोल्टिंग कहा जाता है। यही प्रक्रिया आर्थ्रोपोड की वृद्धि का आधार है और उनके विकास, परिपक्वता तथा जीवन चक्र को नियंत्रित करती है। आर्थ्रोपोड का जीवन अंडे से प्रारंभ होता है। अधिकांश प्रजातियों में निषेचित अंडे से भ्रूण विकसित होता है और उचित समय आने पर उससे एक छोटा लार्वा या अपरिपक्व जीव बाहर निकलता है। यह प्रारंभिक अवस्था आकार में छोटी होती है और कई मामलों में वयस्क जीव से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। जैसे जैसे जीव भोजन ग्रहण करता है, उसकी कोशिकाएं बढ़ती हैं, लेकिन कठोर बाह्य कंकाल उसके विस्तार में बाधा बनता है। इसी कारण समय समय पर मोल्टिंग आवश्यक हो जाती है। मोल्टिंग एक अत्यंत जटिल और सुव्यवस्थित जैविक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत पुराने बाह्य कंकाल और उसके नीचे स्थित त्वचा जैसी जीवित परत, जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, के अलग होने से होती है। इस चरण को एपोलिसिस कहते हैं। इसके बाद एपिडर्मिस नई काइटिनयुक्त परत का निर्माण प्रारंभ करता है। इस दौरान विशेष एंजाइम पुराने बाह्य कंकाल की भीतरी परतों को आंशिक रूप से घोल देते हैं और उनमें उपस्थित उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। इस पुनर्चक्रण से शरीर को नए बाह्य कंकाल के निर्माण में सहायता मिलती है। जब नया बाह्य कंकाल पर्याप्त रूप से बन जाता है, तब जीव पुराने कंकाल में पहले से निर्धारित कमजोर स्थानों पर दबाव डालकर उसे फाड़ देता है। इस प्रक्रिया को एक्डाइसिस कहा जाता है। जीव धीरे धीरे पुराने बाह्य कंकाल से बाहर निकलता है। इस समय नया बाह्य कंकाल अत्यंत मुलायम और लचीला होता है। जीव अपने शरीर में वायु या द्रव भरकर उसे फैलाता है, जिससे नया कंकाल पहले से बड़े आकार में कठोर हो जाता है। कुछ घंटों या दिनों के भीतर
इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं और यह मजबूत होकर शरीर को पुनः सुरक्षा प्रदान करने लगता है। मोल्टिंग के तुरंत बाद का समय आर्थ्रोपोड के जीवन का सबसे संवेदनशील चरण होता है। नया बाह्य कंकाल पूरी तरह कठोर होने तक जीव शत्रुओं के आक्रमण के प्रति अत्यंत असुरक्षित रहता है। इसी कारण अनेक केकड़े, झींगे, मकड़ियाओं और कीट इस अवधि में सुरक्षित स्थानों पर छिपे रहते हैं। कई प्रजातियां यह भोजन भी नहीं करती और केवल तब तक प्रतीक्षा करती हैं जब तक उनका नया बाह्य कंकाल पूरी तरह कठोर न हो जाए। मोल्टिंग की प्रक्रिया हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होती है। आर्थ्रोपोड के शरीर में विशेष अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो विभिन्न हार्मोन बनाती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन एकडाइसोन है। यही हार्मोन मोल्टिंग की पूरी प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। जब शरीर में एक्डीसोन का स्तर बढ़ता है तब नई बाहरी परत बनने लगती है और पुराना बाह्य कंकाल हटाने की तैयारी शुरू हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण हार्मोन जुवेनाइल हार्मोन है। यह विशेष रूप से कीटों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि मोल्टिंग के समय शरीर में जुवेनाइल हार्मोन की मात्रा अधिक होती है तो नया रूप भी अपरिपक्व अवस्था का ही रहता है। जैसे जैसे इस हार्मोन की मात्रा कम होती जाती है, जीव धीरे धीरे वयस्क अवस्था की ओर बढ़ता है। अंतिम मोल्टिंग के समय जुवेनाइल हार्मोन का स्तर बहुत कम या समाप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ण विकसित वयस्क कीट बनता है। इस प्रकार दोनों हार्मोन मिलकर वृद्धि और विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। आर्थ्रोपोड में जीवन चक्र विभिन्न समूहों में अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे सरल जीवन चक्र उन प्रजातियों में पाया जाता है जिनमें बच्चे वयस्कों जैसे ही दिखाई देते हैं और केवल आकार में छोटे होते हैं। प्रत्येक मोल्टिंग के बाद उनका आकार बढ़ता जाता है और अंततः वे प्रजनन योग्य वयस्क बन जाते हैं। ऐसे विकास को प्रत्यक्ष या क्रमिक विकास कहा जाता है। कीटों में जीवन चक्र अधिक जटिल हो सकता है। अनेक कीट अपूर्ण कायांतरण इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रदर्शित करते हैं। इसमें अंडे से निम्फ निकलता है जो आकार में छोटे वयस्क जैसा होता है, लेकिन उसके पंख और प्रजनन अंग पूर्ण विकसित नहीं होते। कई बार मोल्टिंग के बाद निम्फ धीरे धीरे वयस्क रूप प्राप्त कर लेता है। टिड्डे, तिलछट्टे और व्याध पतंग इस प्रकार के विकास के उदाहरण हैं। दूसरी ओर कई कीट पूर्ण कायांतरण कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रदर्शित करते हैं। इसमें जीवन चक्र 4 अवस्थाओं अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क में विभाजित होता है। लार्वा का रूप वयस्क से बिल्कुल भिन्न होता है। उदाहरण के लिए तितली का कैटरपिलर और वयस्क तितली देखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। प्यूपा अवस्था के दौरान शरीर के अधिकांश ऊतकों का पुनर्गठन होता है और अंततः पूर्ण विकसित पंखों वाली वयस्क तितली बाहर निकलती है। मक्खियां, मच्छर, भृंग और तितलियां इसी प्रकार का जीवन चक्र अपनाते हैं। पूर्ण कायांतरण का विकासवादी महत्व अत्यंत बड़ा है। इसमें लार्वा और वयस्क अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं तथा अलग अलग आवासों में रहते हैं। इससे एक ही प्रजाति की विभिन्न अवस्थाओं के बीच भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। उदाहरण के लिए कैटरपिलर मुख्यतः पत्तियां खाते हैं, जबकि वयस्क तितलियां फूलों का मकरंद ग्रहण करती हैं। यह व्यवस्था प्रजाति की उत्तरजीविता की संभावना बढ़ाती है। आर्थ्रोपोड में वृद्धि की गति पर्यावरणीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। तापमान, आर्द्रता, भोजन की उपलब्धता और प्रकाश की अवधि जैसे कारक मोल्टिंग की आवृत्ति को प्रभावित करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि तेज होती है, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में विकास धीमा पड़ सकता है। कुछ कीट प्रतिकूल मौसम में डायपॉज नामक निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, जिससे वे अत्यधिक ठंड, गर्मी या भोजन की कमी जैसी परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। कई आर्थ्रोपोडों में प्रत्येक मोल्टिंग के साथ शरीर के रंग, आकार और व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। कुछ केकड़ों में नए बाह्य कंकाल के कठोर होने के बाद उनका रंग अधिक चमकीला दिखाई देता है। कई कीटों में अंतिम मोल्टिंग के बाद ही पंख पूरी तरह विकसित होते हैं और वे उड़ने में सक्षम बनते हैं। इसी प्रकार प्रजनन अंग भी सामान्यतः अंतिम विकास अवस्था में पूर्ण रूप से कार्यशील होते हैं। मोल्टिंग केवल वृद्धि का साधन नहीं है, बल्कि शरीर की मरम्मत का भी एक तरीका है। यदि किसी कीट या केकड़े का छोटा पैर या स्पर्शक क्षतिग्रस्त हो जाए तो अगली मोल्टिंग के दौरान उसका कुछ भाग पुनः विकसित हो सकता है। युवा अवस्थाओं में यह पुनर्जनन क्षमता अधिक होती है, जबकि वयस्कों में अपेक्षाकृत कम हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से मोल्टिंग एक अत्यंत ऊर्जा व्यय वाली प्रक्रिया है।
नया बाह्य कंकाल बनाने, पुराने कंकाल को त्यागने और नए कंकाल को कठोर बनाने में पर्याप्त ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए मोल्टिंग से पहले अधिकांश आर्थ्रोपोड अधिक भोजन ग्रहण करते हैं और शरीर में ऊर्जा का भंडारण करते हैं। यदि इस समय पर्याप्त पोषण न मिले तो वृद्धि प्रभावित हो सकती है। आधुनिक विज्ञान में मल्टिंग और हार्मोन संबंधी अनुसंधान का व्यावहारिक महत्व भी है। कृषि वैज्ञानिक कुछ ऐसे कीटनाशकों का विकास कर चुके हैं जो कीटों के हार्मोन तंत्र को प्रभावित करते हैं। ये पदार्थ सामान्य मोल्टिंग प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं, जिससे हानिकारक कीट वयस्क बनने से पहले ही मर जाते हैं। इस प्रकार फसलों की सुरक्षा अपेक्षाकृत लक्षित तरीके से की जा सकती है। आर्थ्रोपोड की वृद्धि, मोल्टिंग, हार्मोन नियंत्रण और जीवन चक्र यह दर्शाते हैं कि प्रकृति ने सीमित संसाधनों के भीतर भी अत्यंत प्रभावी विकास प्रणाली विकसित की है। बाह्य कंकाल की बाधा को दूर करने के लिए विकसित मोल्टिंग प्रक्रिया, हार्मोनों द्वारा उसका सटीक नियंत्रण तथा विभिन्न प्रकार के जीवन चक्रों ने आर्थ्रोपोड को पृथ्वी के सबसे सफल जीव समूहों में स्थान दिलाया है। अगले अध्याय में हम आर्थ्रोपोड के प्रजनन, भ्रूणीय विकास और कायांतरण की विस्तृत वैज्ञानिक प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। अब छठे अध्याय में जानते हैं आर्थ्रोपोड का प्रजनन, भ्रूणीय विकास एवं कायांतरण। तो दोस्तों, आर्थ्रोपोड संघ की असाधारण सफलता का एक प्रमुख कारण उनकी अत्यधिक प्रभावी प्रजनन प्रणाली और विविध जीवन चक्र हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में प्रजातियों वाला यह संघ विभिन्न प्रकार की प्रजनन रणनीतियों का उपयोग करता है, जिनके माध्यम से वे बदलते पर्यावरण में अपनी जनसंख्या को बनाए रखने और नई परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होने में सक्षम रहते हैं। अधिकांश आर्थ्रोपोड लैंगिक प्रजनन करते हैं, किंतु कुछ समूहों में अलैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है। इनके भ्रूणीय विकास, अंडों की संरचना, लार्वा अवस्थाओं तथा कायांतरण की प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय विविधता देखने को मिलती है। यही विविधता उन्हें पृथ्वी के लगभग हर पारिस्थितिक तंत्र में सफलतापूर्वक स्थापित करती है। अधिकांश आर्थ्रोपोड में नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर शुक्राणु उत्पन्न करता है और मादा अंडाणु। निषेचन के बाद अंडे में भ्रूण का विकास प्रारंभ होता है। अधिकांश प्रजातियों में निषेचन आंतरिक होता है, अर्थात शुक्राणु मादा के शरीर के भीतर अंडाणु से मिलते हैं। कुछ जलीय क्रस्टेशियन में बाह्य निषेचन भी पाया जाता है, जिसमें अंडे और शुक्राणु जल में मिलकर निषेचित होते हैं। विभिन्न समूहों ने अपने निवास स्थान और जीवन शैली के अनुसार अलग अलग प्रजनन विधियां विकसित की हैं। प्रजनन के समय अनेक आर्थ्रोपोड जटिल व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। नर और मादा एक दूसरे की पहचान गंध, ध्वनि, स्पर्श या दृश्य संकेतों के माध्यम से करते हैं। मधुमक्खियां और चींटियां फेरोमोन नामक रासायनिक संकेतों का उपयोग करती हैं, जबकि कई झिंगुर और टिड्डे ध्वनि उत्पन्न करके साथी को आकर्षित करते हैं। जुगनू प्रकाश संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को पहचानते हैं। कुछ मकड़ियों में नर विशेष प्रकार का नृत्य करता है ताकि मादा उसे शिकार न समझे। यह प्रणय व्यवहार प्रजनन की सफलता को बढ़ाता है और सही साथी के चयन में सहायता करता है। कई आर्थ्रोपोड में नर सीधे शुक्राणु स्थानांतरित करता है, जबकि कुछ में वह स्पर्मेटोफोर नामक शुक्राणु पैकेट मादा को सौंपता है। मादा इसे अपने प्रजनन मार्ग में ग्रहण करती है और उचित समय पर अंडों का निषेचन करती है। कुछ कीटों और मकड़ियों में मादा लंबे समय तक शुक्राणुओं को सुरक्षित रख सकती है तथा आवश्यकता पड़ने पर बाद में अंडों का निषेचन कर सकती है। यह क्षमता उन्हें अनुकूल परिस्थितियों में अंडे देने का अवसर प्रदान करती है। आर्थ्रोपोड में अंडों की संख्या प्रजाति के अनुसार बहुत भिन्न होती है। कुछ बड़े केकड़े हजारों या लाखों अंडे देते हैं, जबकि कुछ मकड़ियां केवल कुछ दर्जन अंडे ही उत्पन्न करती हैं। छोटे कीटों में प्रायः अंडों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक मृत्यु दर भी अधिक होती है। बड़ी संख्या में अंडे उत्पन्न करना ऐसी रणनीति है जिससे कम से कम कुछ संतानों के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। अंडों की संरचना भी अत्यंत विकसित होती है। अधिकांश स्थलीय आर्थ्रोपोड के अंडों पर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो भ्रूण को सूखने, संक्रमण और यांत्रिक क्षति से बचाता है। मादा प्रायः अंडे ऐसे स्थानों पर देती है जहां भोजन उपलब्ध हो और शत्रुओं का खतरा कम हो। तितलियां अपने अंडे विशेष पौधों की पत्तियों पर देती हैं ताकि निकलने वाला कैटरपिलर तुरंत भोजन प्राप्त कर सके। मच्छर स्थिर जल में अंडे देते हैं, जबकि कई मकड़ियां अपने अंडों को रेशमी थैली में सुरक्षित रखती हैं।
निषेचित अंडे के भीतर भ्रूण का विकास प्रारंभ होता है। प्रारंभिक कोशिका विभाजनों के बाद धीरे धीरे शरीर के विभिन्न भाग बनने लगते हैं। सिर, वक्ष, उदर, पैर, आंखें और अन्य अंग क्रमशः विकसित होते हैं। भ्रूण विकास के दौरान अनेक जीन सक्रिय होकर शरीर की संरचना निर्धारित करते हैं। विशेष रूप से हॉक्स जीन शरीर के विभिन्न खंडों की पहचान और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी में इन जीनों का अध्ययन विकास जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है। भ्रूण के पूर्ण विकसित होने पर अंडे से लार्वा या निम्फ बाहर निकलता है। आगे का विकास प्रजाति के अनुसार भिन्न हो सकता है। कुछ आर्थ्रोपोड में बच्चे वयस्कों के समान दिखाई देते हैं, जबकि कई में प्रारंभिक अवस्था पूरी तरह अलग होती है। यही अंतर कायांतरण की विभिन्न प्रक्रियाओं को जन्म देता है। कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जीवन के दौरान शरीर की संरचना, अंगों और व्यवहार में बड़े परिवर्तन से गुजरता है। यह आर्थ्रोपोड, विशेषकर कीटों की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है। वैज्ञानिकों ने इसे मुख्यतः दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया है: अपूर्ण कायांतरण और पूर्ण कायांतरण। अपूर्ण कायांतरण में अंडे से निकलने वाला निम्फ आकार और संरचना में वयस्क जैसा होता है, लेकिन छोटा होता है तथा उसके पंख और प्रजनन अंग पूर्ण विकसित नहीं होते। प्रत्येक मोल्टिंग के साथ उसका आकार बढ़ता है और धीरे धीरे वह वयस्क बन जाता है। इस प्रकार के विकास में प्यूपा अवस्था नहीं होती। टिड्डे, झींगुर, तिलछट्टे और व्याध पतंग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार का जीवन चक्र अपेक्षाकृत सरल होता है और निम्फ तथा वयस्क अक्सर समान प्रकार का भोजन करते हैं। पूर्ण कायांतरण अधिक जटिल और अत्यधिक विकसित प्रक्रिया है। इसमें जीवन 4 प्रमुख अवस्थाओं अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क में विभाजित होता है। अंडे से निकलने वाला लार्वा मुख्यतः भोजन ग्रहण करने और तेजी से बढ़ने का कार्य करता है। उसका शरीर वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। उदाहरण के लिए तितली का कैटरपिलर केवल पत्तियां खाता है और उसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा का संचय करना होता है। जब लार्वा पर्याप्त विकसित हो जाता है तब वह प्यूपा अवस्था में प्रवेश करता है। यह अवस्था बाहरी रूप से निष्क्रिय प्रतीत होती है, लेकिन शरीर के भीतर अत्यंत जटिल परिवर्तन होते हैं। लार्वा के अनेक ऊतक टूटकर पुनर्गठित होते हैं और नए अंगों का निर्माण होता है। पंख, संयुक्त नेत्र, प्रजनन अंग और उड़ान के लिए आवश्यक मांसपेशियां इसी अवस्था में विकसित होती हैं। कुछ दिनों या सप्ताहों बाद प्यूपा से पूर्ण विकसित वयस्क कीट बाहर निकलता है। तितलियां, पतंगे, मधुमक्खियां, मक्खियां, मच्छर और भृंगपूर्ण कायांतरण वाले प्रमुख कीट हैं। पूर्ण कायांतरण का विकासवादी महत्व अत्यंत गहरा है। लार्वा और वयस्क अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं तथा अलग अलग आवासों में रहते हैं। इससे दोनों अवस्थाओं के बीच संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। उदाहरण के लिए मच्छर का लार्वा जल में सूक्ष्म जैविक पदार्थ खाता है, जबकि वयस्क मच्छर फूलों का मकरंद या कुछ प्रजातियों में रक्त ग्रहण करता है। इसी प्रकार कैटरपिलर पत्तियां खाते हैं, जबकि वयस्क तितलियां मुख्यतः मकरंद पर निर्भर रहती हैं। कुछ आर्थ्रोपोड में पार्थेनोजेनेसिस भी पाया जाता है। इसमें निषेचन के बिना ही अंडे से नई संतान विकसित हो जाती है। कुछ एफिड, जलपिस्सू तथा अन्य छोटे आर्थ्रोपोड अनुकूल परिस्थितियों में इस विधि से तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में वे पुनः लैंगिक प्रजनन अपनाते हैं, जिससे आनुवंशिक विविधता बनी रहती है। आर्थ्रोपोड में माता पिता की देखभाल का स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। अधिकांश कीट अंडे देने के बाद उनकी देखभाल नहीं करते, लेकिन कुछ प्रजातियां उल्लेखनीय मातृ व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। कई मकड़ियां अपने अंडों की रक्षा करती हैं और बच्चे निकलने तक उन्हें साथ लेकर चलती हैं। बिच्छू अपने नवजात बच्चों को कुछ समय तक अपनी पीठ पर रखते हैं। सामाजिक कीट जैसे मधुमक्खियां, चींटियां और दीमक तो अपनी संतानों की सामूहिक देखभाल करते हैं। इनके समाज में श्रमिक सदस्य लार्वा को भोजन कराते हैं, उनकी सफाई करते हैं और उन्हें शत्रुओं से सुरक्षित रखते हैं। प्रजनन की सफलता पर्यावरणीय कारकों से भी प्रभावित होती है। तापमान, आर्द्रता, भोजन की उपलब्धता और दिन की लंबाई अनेक प्रजातियों में प्रजनन ऋतु को नियंत्रित करते हैं। कई कीट केवल वर्ष के विशेष मौसम में प्रजनन करते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाली कुछ प्रजातियां
पूरे वर्ष प्रजनन करने में सक्षम होती हैं। आधुनिक विज्ञान में आर्थ्रोपोड के प्रजनन और विकास का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि वैज्ञानिक हानिकारक कीटों के जीवन चक्र को समझकर उनके नियंत्रण की बेहतर रणनीतियां विकसित करते हैं। चिकित्सा विज्ञान रोग फैलाने वाले मच्छरों के प्रजनन चक्र का अध्ययन करके उनके प्रसार को रोकने का प्रयास करता है। विकास जीव विज्ञानी भ्रूण विकास और कायांतरण का अध्ययन करके जीनों की भूमिका तथा शरीर निर्माण की मूलभूत प्रक्रियाओं को समझते हैं। इस प्रकार आर्थ्रोपोड का प्रजनन, भ्रूणीय विकास और कायांतरण प्रकृति की अत्यंत परिष्कृत जैविक प्रक्रियाओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। विविध प्रजनन रणनीतियां, हार्मोन द्वारा नियंत्रित विकास, जटिल कायांतरण और पर्यावरण के अनुरूप अनुकूलन ने इस संघ को पृथ्वी के सबसे सफल जीव समूहों में स्थापित किया है। अगले अध्याय में हम आर्थ्रोपोड के सबसे बड़े वर्ग कीट इंसेक्टा का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, जिसमें उनकी संरचना, विविधता, सामाजिक संगठन, व्यवहार और पारिस्थितिक महत्व का व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। अब 7वें अध्याय में जानते हैं कीट इंसेक्टा, विविधता, व्यवहार, सामाजिक संगठन एवं पारिस्थितिकी। तो कीट इंसेक्टा आर्थ्रोपोड संघ का सबसे बड़ा और सबसे सफल वर्ग है। जात पशु प्रजातियों में आधे से अधिक केवल कीट हैं और अब तक लगभग 10 लाख से अधिक कीट प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्णन किया जा चुका है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वास्तविक संख्या इससे कई गुना अधिक हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय वनों, भूमिगत आवासों और दूरस्थ क्षेत्रों में अनेक प्रजातियां अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। आर्कटिक टुंड्रा से लेकर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, रेगिस्तानों, पर्वतीय क्षेत्रों, मीठे जल के स्रोतों और मानव बस्तियों तक कीट लगभग हर प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। उनकी अद्भुत अनुकूलन क्षमता, तीव्र प्रजनन, उड़ान की योग्यता और विविध भोजन स्रोतों का उपयोग करने की क्षमता ने उन्हें पृथ्वी का सबसे सफल प्राणी वर्ग बना दिया है। कीटों की मूल शरीर संरचना अन्य आर्थ्रोपोडों के समान होते हुए भी अत्यधिक विशिष्ट होती है। उनका शरीर 3 मुख्य भागों सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। सिर पर संयुक्त नेत्र, एक जोड़ी स्पर्शक और मुखांग होते हैं। वक्ष से 3 जोड़ी पैर जुड़े रहते हैं और अधिकांश प्रजातियों में 1 या 2 जोड़ी पंख भी होते हैं। उधर में पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन छिद्र तथा प्रजनन अंग स्थित होते हैं। यह सुव्यवस्थित संरचना उन्हें गति, भोजन ग्रहण, प्रजनन और पर्यावरण के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। कीटों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक उनकी उड़ान क्षमता है। पृथ्वी के इतिहास में कीट पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने सक्रिय उड़ान विकसित की। उड़ान ने उन्हें भोजन खोजने, नए आवासों तक पहुंचने, शत्रुओं से बचने और दूर दूर तक फैलने का अवसर दिया। तितलियां, मधुमक्खियां, व्याध पतंग, मक्खियां और कई अन्य कीट अपनी उड़ान दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। व्याध पतंगों की उड़ान विशेष रूप से तेज और सटीक होती है, जिससे वे हवा में उड़ते हुए छोटे कीटों का सफलतापूर्वक शिकार कर सकती हैं। कीटों के मुखांग उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अत्यधिक विविध होते हैं। टिड्डे, भृंग और तिलछट्टे भोजन को काटने और चबाने वाले मुखांग रखते हैं। तितलियों में लंबी सूंड होती है, जिससे वे फूलों का मकरंद चूसती हैं। मधुमक्खियां मकरंद और पराग दोनों एकत्र करती हैं। मच्छरों के मुखांग त्वचा में प्रवेश करके द्रव चूसने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। घर की मक्खियां तरल भोजन ग्रहण करती हैं, जबकि व्याध पतंग और प्रेइंग मैंटिस जैसे शिकारी कीट अन्य छोटे कीटों का शिकार करते हैं। इस विविधता के कारण कीट लगभग हर प्रकार के खाद्य स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। कीटों की प्रजातीय विविधता अत्यंत विशाल है। भृंग कोलियोप्टेरा सबसे बड़ा गण है, जिसमें झात कीट प्रजातियों का लगभग 1/4 भाग शामिल है। तितलियां और पतंगे लेपिडोप्टेरा अपने रंग बिरंगे पंखों और पूर्ण कायांतरण के लिए प्रसिद्ध हैं। मधुमक्खियां, चींटियां और ततैया हाइमेनोप्टेरा जटिल सामाजिक जीवन और परागण में अपनी भूमिका के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मक्खियां और मच्छर डिप्टेरा केवल 1 जोड़ी पंख रखते हैं तथा कई प्रजातियां चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रोगवाहक हैं। टिड्डे, झींगुर और व्याध पतंग ऑर्थोप्टेरा और ओडोनाटा अपनी विशिष्ट जीवन शैली और व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। कीटों की सफलता का एक प्रमुख कारण उनका उच्च प्रजनन दर और छोटा जीवन चक्र है।
अनेक प्रजातियां कुछ ही सप्ताहों में अंडे से वयस्क बन जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में वे एक वर्ष में कई पीढ़ियां उत्पन्न कर सकती हैं। इससे उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और वे पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुसार शीघ्र अनुकूलित हो जाती हैं। यही कारण है कि प्राकृतिक आपदाओं या जलवायु परिवर्तन के बाद भी कई कीट प्रजातियां शीघ्र पुनः स्थापित हो जाती हैं। कीटों का व्यवहार अत्यंत विकसित और विविध है। अधिकांश व्यवहार जन्मजात होते हैं, अर्थात वे आनुवंशिक रूप से निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए मकड़ी का जाल बनाना, तितली का अंडे देने के लिए उपयुक्त पौधा चुनना या मधुमक्खी का छत्ते का निर्माण करना सीखे हुए नहीं, बल्कि जन्मजात व्यवहार हैं। इसके साथ ही कुछ कीट अनुभव से भी सीख सकते हैं। मधुमक्खियां विभिन्न फूलों के स्थान और उनकी गुणवत्ता को याद रख सकती हैं तथा बार बार उन्हीं स्थानों पर लौटती हैं जहां उन्हें अधिक मकरंद मिलता है। सामाजिक संगठन की दृष्टि से मधुमक्खियां, चींटियां और दीमक पृथ्वी के सबसे उन्नत अकशेरुकी समाजों में गिने जाते हैं। इनकी कॉलोनियों में श्रम का स्पष्ट विभाजन होता है। एक रानी प्रजनन का कार्य करती है। नर केवल प्रजनन के लिए होते हैं, जबकि श्रमिक भोजन एकत्र करने, बच्चों की देखभाल, घोंसले के निर्माण और सुरक्षा का कार्य करते हैं। यह व्यवस्था सामूहिक सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है और प्राकृतिक चयन द्वारा विकसित अत्यंत सफल सामाजिक प्रणाली मानी जाती है। मधुमक्खियों का संचार तंत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भोजन के स्रोत का पता चलने पर श्रमिक मधुमक्खी छत्ते में लौटकर विशेष प्रकार का वैगल नृत्य करती है। इस नृत्य के माध्यम से वह अन्य मधुमक्खियों को भोजन की दिशा, दूरी और गुणवत्ता की जानकारी देती है। यह व्यवहार पशु संचार के सबसे जटिल और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किए गए उदाहरणों में से एक है। चींटियां मुख्यतः फेरोमोन नामक रासायनिक संकेतों के माध्यम से संचार करती हैं। भोजन मिलने पर वे जमीन पर रासायनिक मार्ग छोड़ती हैं, जिसका अनुसरण करके अन्य चींटियां उसी स्थान तक पहुंच जाती हैं। यदि खतरा उत्पन्न हो तो वे अलग प्रकार के फेरोमोन छोड़कर पूरी कॉलोनी को सावधान कर देती हैं। इस रासायनिक संचार प्रणाली के कारण लाखों सदस्यों वाली चींटी कॉलोनियां अत्यंत संगठित रूप से कार्य कर सकती हैं। दीमक सामाजिक संगठन का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके विशाल भूमिगत घोंसलों में तापमान और आर्द्रता का नियंत्रण अत्यंत प्रभावी होता है। कई दीमक प्रजातियां अपने घोंसलों में कवक की खेती भी करती हैं, जिसे वे भोजन के रूप में उपयोग करती हैं। यह व्यवहार कृषि का एक प्रारंभिक प्राकृतिक रूप माना जाता है। कीटों की पारिस्थितिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगभग 3/4 पुष्पीय पौधों का परागण किसी न किसी प्रकार के कीट द्वारा होता है। मधुमक्खियां, तितलियां, पतंगे, कुछ मक्खियां और भृंग परागण के प्रमुख वाहक हैं। यदि ये परागणकर्ता न हो तो अनेक पौधों का प्रजनन रुक जाएगा और कृषि उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। फल, सब्जियां, तिलहन और अनेक अन्य फसलें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कीट परागण पर निर्भर करती हैं। अपघटन की प्रक्रिया में भी कीट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोबर भृंग, दीमक और कई मक्खियों के लार्वा मृत जैविक पदार्थों और पशुमल का विघटन करते हैं। इससे पोषक तत्व पुनः मिट्टी में लौटते हैं और पारिस्थितिक तंत्र का पोषण चक्र निरंतर चलता रहता है। अनेक शिकारी कीट कृषि में हानिकारक कीटों की संख्या को नियंत्रित करते हैं, जिससे प्राकृतिक जैविक नियंत्रण बना रहता है। भोजन श्रृंखला में कीटों का केंद्रीय स्थान है। अनेक पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मछलियां और छोटे स्तनधारी अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से कीटों पर निर्भर रहते हैं। दूसरी ओर कीट स्वयं पौधों, कवकों, पराग, अमृत, मृत जैविक पदार्थों और अन्य छोटे जीवों का भोजन करते हैं। इस प्रकार वे ऊर्जा के प्रवाह की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। हालांकि अधिकांश कीट लाभदायक हैं, कुछ प्रजातियां मनुष्यों के लिए हानिकारक भी होती हैं। मच्छर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और पीत ज्वर जैसे रोगों के वाहक हो सकते हैं। टिड्डियों के बड़े झुंड फसलों को भारी क्षति पहुंचा सकते हैं। कपास, धान, गेहूं और अन्य फसलों पर आक्रमण करने वाले अनेक कीट कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद वैज्ञानिकों का मत है कि अधिकांश कीट मानव और प्रकृति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं तथा उनकी पारिस्थितिक सेवाएं उनके द्वारा होने वाली हानि से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। आधुनिक विज्ञान में कीटों का व्यापक उपयोग होता है। फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर आनुवंशिकी और विकास जीव विज्ञान का प्रमुख मॉडल जीव है। मधुमक्खियों के व्यवहार का अध्ययन कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स के क्षेत्र में प्रेरणा देता है।
रेशम कीट से प्राप्त रेशम वस्त्र उद्योग की महत्वपूर्ण सामग्री है, जबकि लाख कीट से प्राप्त लाख का उपयोग अनेक औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक आवासों का विनाश कई लाभकारी कीटों की संख्या को प्रभावित कर रहा है। विशेष रूप से परागण करने वाली मधुमक्खियों और तितलियों की घटती आबादी विश्व भर में चिंता का विषय है। इनका संरक्षण केवल जैव विविधता के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार कीट केवल पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राणी वर्ग नहीं है, बल्कि वे पारिस्थितिकी, कृषि, विज्ञान और मानव सभ्यता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनकी संरचनात्मक विविधता, जटिल व्यवहार, सामाजिक संगठन और पारिस्थितिक भूमिका उन्हें जीव जगत के सबसे सफल विकासवादी समूहों में स्थान दिलाती है। अगले अध्याय में हम आर्थ्रोपोड के दूसरे प्रमुख समूह अरैक्निड, एरक्निडा का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें मकड़ियों, बिच्छुओं, घुनों और किलनियों की संरचना, जीवन शैली, व्यवहार तथा पारिस्थितिक महत्व का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। अब 8वें अध्याय में जानते हैं अरैक्निड, अरैक्निडा, मकड़ियाम, बिच्छू, घुन तथा अन्य अरैक्निड। तो अरैक्निड, अरैक्निडा आर्थ्रोपोड संघ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विविध वर्ग है, जिसमें मुख्य रूप से मकड़ियाम, बिच्छू, किलनियाम, घुन, हार्वेस्टमैन, स्यूडोस्कॉर्पियन, सोलिफ्यूज तथा कुछ अन्य समूह शामिल हैं। यद्यपि इन जीवों को सामान्यतः लोग केवल मकड़ियों और बिच्छुओं तक सीमित समझते हैं, वास्तव में अरैक्निड वर्ग में 1 लाख से अधिक जात प्रजातियां सम्मिलित हैं। ये पृथ्वी के लगभग सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाते हैं और भोजन श्रृंखला, जैविक संतुलन तथा कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकांश अरैक्निड शिकारी होते हैं और अनेक हानिकारक कीटों की संख्या को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं। अरैक्निड की सबसे प्रमुख पहचान ये है कि इनमें स्पर्शक, एंटीना नहीं होते। ये विशेषता इन्हें कीटों और अधिकांश अन्य आर्थ्रोपोडों से अलग करती है। इनके शरीर के 2 मुख्य भाग होते हैं, सेफालोथोरैक्स, जिसे प्रोसोमा भी कहा जाता है, और उदर, एब्डोमेन, जिसे ओपिस्थोसोमा कहा जाता है। सेफालोथोरैक्स में आंखें, मुखांग, चलने वाले पैर और तंत्रिका तंत्र का अग्रभाग स्थित होता है, जबकि उदर में पाचन, प्रजनन और उत्सर्जन से संबंधित अंग होते हैं। अधिकांश अरैक्निड में 4 जोड़ी पैर होते हैं, अर्थात कुल 8 पैर। यही कारण है कि मकड़ियों और बिच्छुओं को सामान्यतः 8 पैरों वाले जीव कहा जाता है। अरैक्निड के मुखांग विशेष रूप से शिकार के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके मुख के सामने स्थित प्रथम जोड़ी उपांगों को कैलेसेरी, चिलिसेरी कहा जाता है। मकड़ियों में यही उपांग विष ग्रंथियों से जुड़े होते हैं और शिकार को पकड़ने तथा उसमें विष प्रविष्ट कराने का कार्य करते हैं। दूसरी जोड़ी उपांगों को पीडीपल्पायस कहा जाता है। ये भोजन पकड़ने, स्पर्श करने तथा कई प्रजातियों में प्रजनन के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिच्छुओं में पेडीपाल्प बड़े पंजों का रूप ले चुके होते हैं, जिनकी सहायता से वे शिकार को मजबूती से पकड़ते हैं। मकड़ियां अरैक्निड वर्ग का सबसे बड़ा समूह है। विश्व भर में लगभग 50,000 से अधिक जात मकड़ी प्रजातियां हैं। वे लगभग हर स्थलीय वातावरण में पाई जाती हैं, चाहे वह घना जंगल हो, रेगिस्तान, घास का मैदान, पर्वतीय क्षेत्र या मानव निवास। मकड़ियों की सबसे प्रसिद्ध विशेषता रेशम, सिल्क बनाने की क्षमता है। उनके उदर के पिछले भाग में विशेष रेशम ग्रंथियां होती हैं, जिनसे अत्यंत मजबूत और लचीला रेशमी धागा निकलता है। यह धागा प्रोटीन से बना होता है और अपने भार की तुलना में कई प्रकार के कृत्रिम रेशों जितना मजबूत हो सकता है। मकड़ियां रेशम का उपयोग केवल जाल बनाने के लिए ही नहीं करती। वे अंडों की सुरक्षा, अपने रहने के स्थान का निर्माण, शिकार को लपेटने, ऊंचाई से सुरक्षित उतरने तथा हवा में लंबी दूरी तक फैलने के लिए भी रेशम का उपयोग करती हैं। छोटी मकड़ियां कभी-कभी हवा में रेशम छोड़कर लंबी दूरी तक उड़ जाती हैं। इस व्यवहार को बालूनिंग कहा जाता है, जिससे वे नए क्षेत्रों में पहुंचकर अपनी नई आबादी स्थापित कर सकती हैं। मकड़ियों के जाल आकार और संरचना में अत्यंत विविध होते हैं। गोलाकार जाल बनाने वाली मकड़ियां सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन कई प्रजातियां सुरंग जैसे जाल, चादरनुमा जाल या अनियमित जाल भी बनाती हैं। कुछ मकड़ियां जाल का उपयोग ही नहीं करती, बल्कि सक्रिय रूप से दौड़कर शिकार पकड़ती हैं।
उदाहरण के लिए जंपिंग स्पाइडर अपनी उत्कृष्ट दृष्टि और छलांग लगाने की क्षमता के कारण प्रसिद्ध हैं। वे शिकार का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करती हैं और फिर सटीक छलांग लगाकर उसे पकड़ लेती हैं। मकड़ियों का विष मुख्यतः शिकार को निष्क्रिय करने के लिए विकसित हुआ है। अधिकांश मकड़ियों का विष मनुष्यों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक नहीं होता। केवल कुछ प्रजातियों का विष चिकित्सकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। सामान्य परिस्थितियों में मकड़ियां मनुष्यों पर आक्रमण नहीं करती और केवल आत्मरक्षा में काटती हैं। इसलिए अधिकांश मकड़ियां मानव के लिए लाभदायक मानी जाती हैं, क्योंकि वे बड़ी संख्या में हानिकारक कीटों का शिकार करती हैं। बिच्छू अरैक्निड वर्ग का एक और महत्वपूर्ण समूह है। उनका शरीर दो मुख्य भागों में विभाजित होता है और उदर का अंतिम भाग लंबी पूंछ के रूप में विकसित होता है। इसी पूंछ के अंतिम सिरे पर विशैला डंक स्थित होता है। बिच्छू अपने मजबूत पंजों से शिकार को पकड़ते हैं और आवश्यकता पड़ने पर डंक मारकर विष प्रविष्ट कराते हैं। अधिकांश बिच्छू रात्रिचर होते हैं और दिन में पत्थरों, लकड़ियों या मिट्टी के भीतर छिपे रहते हैं। वे मुख्यतः कीटों, मकड़ियों तथा अन्य छोटे अकशेरुकी जीवों का शिकार करते हैं। सभी बिच्छू समान रूप से विषैले नहीं होते। अधिकांश प्रजातियों का डंक मनुष्यों में केवल स्थानीय दर्द और सूजन उत्पन्न करता है, किंतु कुछ प्रजातियों का विष अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है और चिकित्सा की आवश्यकता उत्पन्न कर सकता है। फिर भी बिच्छुओं की अधिकांश प्रजातियां मनुष्यों से दूर रहना पसंद करती हैं और बिना उकसावे के हमला नहीं करती। अरैक्निड वर्ग का सबसे छोटा किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण समूह घुन, माइट्स और किलनियाम, टिक्स हैं। इनका आकार सामान्यतः बहुत छोटा होता है और कई प्रजातियां सूक्ष्मदर्शी के बिना दिखाई भी नहीं देती। घुन मिट्टी, पत्तियों, जल, पौधों, जानवरों और मानव शरीर तक में पाए जा सकते हैं। अनेक घुन अपघटन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और मृत जैविक पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में लौटाने में सहायता करते हैं। किलनियाएं मुख्यतः परजीवी होती हैं। वे स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों का रक्त चूसती हैं। कुछ किलनी प्रजातियां विभिन्न रोगजनकों के वाहक भी होती हैं और मनुष्यों तथा पशुओं में कई रोग फैला सकती हैं। इसलिए चिकित्सा विज्ञान और पशु चिकित्सा में इनका विशेष महत्व है। इनके जीवन चक्र और व्यवहार का अध्ययन रोग नियंत्रण की दृष्टि से आवश्यक माना जाता है। अरैक्निड का श्वसन तंत्र उनके समूह के अनुसार भिन्न होता है। कई मकड़ियों और बिच्छुओं में पुस्तक फेफड़े, बुक लंग्स पाए जाते हैं, जिनमें पतली परतों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। कुछ मकड़ियों में ट्रैकियल नलिकाएं भी विकसित होती हैं। इन दोनों प्रणालियों के कारण वे भूमि पर प्रभावी रूप से श्वसन कर सकते हैं। अरैक्निड का तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंग भी अत्यंत विकसित होते हैं। अधिकांश मकड़ियों में 8 सरल नेत्र होते हैं, हालांकि उनकी दृष्टि सभी प्रजातियों में समान नहीं होती। जंपिंग स्पाइडर की दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण होती है और वे रंगों को भी पहचान सकती हैं। दूसरी ओर जाल बनाने वाली कई मकड़ियां मुख्यतः कंपन और स्पर्श पर निर्भर रहती हैं। उनके पैरों पर उपस्थित सूक्ष्म संवेदनशील बाल जाल में होने वाले अत्यंत हल्के कंपन तक को महसूस कर लेते हैं। अरैक्निड में प्रजनन व्यवहार भी उल्लेखनीय है। नर मकड़ियाओं प्रायः विशेष प्रणय व्यवहार प्रदर्शित करती हैं ताकि मादा उन्हें शिकार न समझे। कई प्रजातियों में नर अपने पेड़ी पाल्प द्वारा शुक्राणुओं को मादा तक पहुंचाता है। मादा सामान्यतः रेशमी अंडा थैली बनाकर उसमें अंडे सुरक्षित रखती है। कुछ मकड़ियाओं अंडों की रक्षा करती हैं और बच्चों के निकलने तक उनकी देखभाल भी करती हैं। बिच्छुओं में तो बच्चे जन्म के बाद कुछ समय तक मां की पीठ पर रहते हैं, जहां उन्हें सुरक्षा मिलती है। पारिस्थितिकी की दृष्टि से अरैक्निड अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे प्राकृतिक कीट नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यदि मकड़ियाएं और अन्य शिकारी अरैक्निड न हों, तो अनेक कीटों की संख्या असामान्य रूप से बढ़ सकती है, जिससे कृषि और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र दोनों प्रभावित होंगे। अनुमान है कि विश्व भर की मकड़ियां प्रतिवर्ष करोड़ों टन कीटों का शिकार करती हैं। इस प्रकार वे जैविक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आधुनिक विज्ञान में अरैक्निड का अध्ययन अनेक क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मकड़ी के रेशम की असाधारण मजबूती और लचक ने जैव अभियांत्रिकी तथा पदार्थ विज्ञान के शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। वैज्ञानिक कृत्रिम मकड़ी रेशम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका उपयोग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा,
सुरक्षात्मक वस्त्रों और उन्नत औद्योगिक सामग्रियों में किया जा सकता है। मकड़ी और बिच्छू के विष में पाए जाने वाले कुछ जैव सक्रिय यौगिकों पर भी नई औषधियों के विकास के लिए अनुसंधान जारी है। आज अरैक्निड भी पर्यावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित हो रहे हैं। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, प्राकृतिक आवासों का विनाश और जलवायु परिवर्तन कई लाभकारी मकड़ी तथा अन्य अरैक्निड प्रजातियों की संख्या को प्रभावित कर रहे हैं। इनका संरक्षण केवल जैव विविधता के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि और प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। इस प्रकार अरैक्निड वर्ग केवल विषैले जीवों का समूह नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। मकड़ियां, बिच्छू, घुन और किलनियां अपनी संरचनात्मक विशेषताओं, विविध जीवन शैली, उन्नत शिकार तकनीकों और पारिस्थितिक भूमिका के कारण आर्थ्रोपोड संघ के सबसे रोचक और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समूहों में शामिल हैं। अगले अध्याय में हम क्रस्टेशियन, सेंटीपीड और मिलीपीड जैसे अन्य प्रमुख आर्थ्रोपोड समूहों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब 9वें अध्याय में जानते हैं क्रस्टेशियन, सेंटीपीड और मिलीपीड, जलीय एवं स्थलीय आर्थ्रोपोडों की विविधता। तो आर्थ्रोपोड संघ की विशाल विविधता केवल कीटों और अरैक्निड तक सीमित नहीं है। इस संघ में ऐसे अनेक अन्य समूह भी शामिल हैं जिन्होंने समुद्रों, नदियों, झीलों, दलदली क्षेत्रों और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इनमें प्रमुख हैं क्रस्टेशियन, क्रस्टेशिया, सेंटीपीड, चिलोपोड और मिलीपीड, डिप्लोपोड। यद्यपि इन तीनों समूहों की संरचना, जीवन शैली और पारिस्थितिक भूमिका एक दूसरे से काफी भिन्न है, फिर भी सभी आर्थ्रोपोड संघ की मूल विशेषताओं, खंडित शरीर, संधियुक्त उपांग, बाह्य कंकाल और केंचुल परिवर्तन को साझा करते हैं। इनका अध्ययन पृथ्वी पर जीवन की विविधता और विकास क्रम को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रस्टेशियन मुख्यतः जलीय आर्थ्रोपोड हैं और समुद्री तथा मीठे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में इनकी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इस समूह में केकड़े, झींगे, लॉबस्टर, क्रेफिश, बार्नेकल, कोपेपोड, क्रिल और अनेक सूक्ष्म प्लवकीय जीव शामिल हैं। यद्यपि अधिकांश क्रस्टेशियन जल में रहते हैं, कुछ प्रजातियां नम भूमि पर भी जीवन व्यतीत करती हैं। उदाहरण के लिए वुडलाउस या पिलबग स्थलीय क्रस्टेशियन हैं, जो नम मिट्टी, पत्थरों और सड़ी हुई लकड़ियों के नीचे पाए जाते हैं। क्रस्टेशियन की सबसे विशिष्ट पहचान उनके 2 जोड़ी स्पर्शक एंटेनाए हैं। अधिकांश अन्य आर्थ्रोपोड में केवल 1 जोड़ी स्पर्शक होती है या बिल्कुल नहीं होती, जबकि क्रस्टेशियन में 2 जोड़ी स्पर्शक उनके वातावरण का अनुभव करने, भोजन खोजने और दिशा पहचानने में सहायता करती हैं। इनके शरीर को सामान्यतः सेफालोथोरैक्स और उदर में विभाजित किया जाता है। अनेक प्रजातियों में सिर और वक्ष एक कठोर कवच के नीचे जुड़े रहते हैं, जिसे कैरापेस कहा जाता है। क्रस्टेशियन का बाह्य कंकाल काइटिन के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट से भी मजबूत होता है। यही कारण है कि केकड़े और लॉबस्टर का कवच अत्यंत कठोर होता है। यह कवच उन्हें शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है और मांसपेशियों को सहारा देता है। किंतु अन्य आर्थ्रोपोडों की तरह इन्हें भी वृद्धि के लिए समय समय पर मोल्टिंग करनी पड़ती है। पुराने कवच को त्यागने के बाद कुछ समय तक नया कवच मुलायम रहता है, जिससे वे शिकारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। क्रस्टेशियन का श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। जल में घुली ऑक्सीजन गलफड़ों की पतली सतह से रक्त जैसे द्रव में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कई बड़े क्रस्टेशियन अपने गलफड़ों पर लगातार जल प्रवाहित करने के लिए विशेष अंगों का उपयोग करते हैं। यह प्रणाली उन्हें जल में प्रभावी रूप से जीवित रहने में सहायता करती है। क्रस्टेशियन भोजन की दृष्टि से अत्यंत विविध हैं। कुछ शैवाल और सूक्ष्म जीवों पर निर्भर रहते हैं, कुछ मृत जैविक पदार्थ खाते हैं, जबकि कई सक्रिय शिकारी होते हैं। समुद्री केकड़े अवसरवादी सर्वाहारी होते हैं और पौधों, मृत जीवों तथा छोटे जंतुओं का सेवन करते हैं। लॉबस्टर और कुछ बड़े झींगे सक्रिय रूप से शिकार भी करते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म क्रिल और कोपेपोड प्लवक का महत्वपूर्ण भाग हैं और व्हेल, मछलियों तथा समुद्री पक्षियों के लिए प्रमुख भोजन स्रोत हैं। क्रस्टेशियन का आर्थिक महत्व भी अत्यंत बड़ा है। झींगे, केकड़े और लॉबस्टर
विश्व के अनेक देशों में महत्वपूर्ण खाद्य संसाधन हैं। मत्स्य उद्योग का एक बड़ा भाग इन्हीं प्रजातियों पर आधारित है। इनके संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अनेक देशों में वैज्ञानिक मत्स्य प्रबंधन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे प्राकृतिक आबादी को सुरक्षित रखा जा सके। अब यदि हम स्थलीय आर्थ्रोपोडों की ओर देखें, तो सेंटीपीड, चिलोपोडा, मायरियापोडा उपसंघ के प्रमुख सदस्य हैं। सामान्य भाषा में इन्हें कनखजूरा कहा जाता है। सेंटीपीड का शरीर लंबा और अनेक खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक शरीर खंड पर सामान्यतः एक जोड़ी पैर होते हैं। विभिन्न प्रजातियों में पैरों की संख्या अलग अलग हो सकती है, किंतु यह लोकप्रिय धारणा कि प्रत्येक सेंटीपीड के ठीक 100 पैर होते हैं सही नहीं है। वास्तव में अधिकांश प्रजातियों में पैरों की संख्या इससे कम या अधिक होती है और हमेशा विषम संख्या के जोड़ों में होती है। सेंटीपीड तेज गति वाले शिकारी होते हैं। उनके शरीर का पहला पैर विशेष रूप से विषैले पंजों में परिवर्तित हो जाता है, जिन्हें फोर्सिप्यूल्स कहा जाता है। इनकी सहायता से वे शिकार में विष प्रविष्ट कराते हैं। उनका भोजन मुख्यतः कीट, मकड़ियाम, केंचुए और अन्य छोटे अकशेरुकी जीव होते हैं। बड़े सेंटीपीड कभी-कभी छोटे मेंढकों, छिपकलियों या चूहों जैसे छोटे कशेरुकी जीवों का भी शिकार कर सकते हैं। सेंटीपीड मुख्यतः रात्रिचर होते हैं। वे दिन के समय पत्थरों, लकड़ियों, पत्तियों या मिट्टी के नीचे छिपे रहते हैं और रात में भोजन की तलाश में निकलते हैं। उनके लंबे स्पर्शक अंधेरे वातावरण में दिशा पहचानने और शिकार खोजने में सहायता करते हैं। अधिकांश सेंटीपीड मनुष्यों से बचते हैं और केवल आत्मरक्षा में काटते हैं। उनका विष सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य के लिए घातक नहीं होता, किंतु काटने पर तीव्र दर्द और सूजन हो सकती है। मायरियापोडा का दूसरा प्रमुख वर्ग मिलीपीड, डिप्लोपोडा है। पहली दृष्टि में मिलीपीड सेंटीपीड जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। मिलीपीड के अधिकांश शरीर खंडों पर दो दो जोड़ी पैर होते हैं। उनका शरीर सामान्यतः गोलाकार और सेंटीपीड की तुलना में अधिक मोटा होता है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मिलीपीड शिकारी नहीं होते, बल्कि मुख्यतः मृत पत्तियों, सड़ी हुई लकड़ी, कवकों और अन्य अपघटित जैविक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। मिलीपीड प्राकृतिक अपघटन प्रक्रिया के अत्यंत महत्वपूर्ण जीव हैं। वे जंगलों में गिरे हुए पत्तों और पौधों के अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव उन्हें और तेजी से विघटित कर पाते हैं। इस प्रक्रिया से पोषक तत्व पुनः मिट्टी में लौटते हैं और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। इसलिए मिलीपीड को पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण अपघटक माना जाता है। मिलीपीड की रक्षा प्रणाली भी उल्लेखनीय है। अधिकांश प्रजातियां खतरा महसूस होने पर अपने शरीर को कुंडली के आकार में मोड़ लेती हैं, जिससे उनका मुलायम निचला भाग सुरक्षित हो जाता है। कई प्रजातियां विशेष ग्रंथियों से दुर्गंधयुक्त या जलन पैदा करने वाले रासायनिक पदार्थ भी छोड़ती हैं, जो शिकारियों को दूर रखने में सहायता करते हैं। ये रसायन सामान्यतः मनुष्यों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक नहीं होते, लेकिन त्वचा या आंखों में जलन उत्पन्न कर सकते हैं। सेंटीपीड और मिलीपीड दोनों ही नम वातावरण को पसंद करते हैं, क्योंकि उनका बाह्य कंकाल कीटों की तुलना में जल संरक्षण में कम प्रभावी होता है। यही कारण है कि वे प्रायः जंगलों, बगीचों, पत्तियों के ढेर और नम मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अत्यधिक शुष्क वातावरण में उनका जीवित रहना कठिन होता है। इन तीनों समूहों का प्रजनन भी अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार विकसित हुआ है। अधिकांश क्रस्टेशियन जल में अंडे देते हैं, जिनसे लार्वा निकलते हैं और धीरे धीरे वयस्क बनते हैं। कई झींगों और केकड़ों में लार्वा अवस्था वयस्क से बिल्कुल अलग होती है। दूसरी ओर सेंटीपीड और मिलीपीड सामान्यतः भूमि पर अंडे देते हैं। कुछ प्रजातियों में मादा अंडों की रक्षा भी करती है और बच्चों के निकलने तक उनके साथ रहती है। यह व्यवहार आर्थ्रोपोडों में मातृ देखभाल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पारिस्थितिकी की दृष्टि से ये सभी समूह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। क्रस्टेशियन समुद्री और मीठे जल की खाद्य श्रृंखलाओं के प्रमुख घटक हैं। वे प्लवक, शैवाल, मृत जैविक पदार्थ और छोटे जीवों का सेवन करते हैं तथा स्वयं मछलियों, पक्षियों और समुद्री स्तनधारियों के लिए भोजन बनते हैं। सेंटीपीड प्राकृतिक कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि मिलीपीड मिट्टी के निर्माण और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में योगदान देते हैं। आधुनिक विज्ञान में इन समूहों का अध्ययन कई क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुआ है। समुद्री पारिस्थितिकी में क्रस्टेशियन जैव विविधता और जल की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण संकेतक माने जाते हैं। सेंटीपीड और मिलीपीड
मिट्टी के स्वास्थ्य का आकलन करने में सहायक होते हैं। इनके व्यवहार, विष, जैव रसायन और विकास क्रम पर भी निरंतर अनुसंधान किया जा रहा है। आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, समुद्री अम्लीकरण, वनों की कटाई और प्राकृतिक आवासों के विनाश के कारण इन समूहों की अनेक प्रजातियां प्रभावित हो रही हैं। समुद्री प्रदूषण विशेष रूप से क्रस्टेशियन आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जबकि भूमि उपयोग में परिवर्तन सेंटीपीड और मिलीपीड के प्राकृतिक आवासों को कम कर रहा है। इसीलिए इन जीवों का संरक्षण जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार क्रस्टेशियन, सेंटीपीड और मिलीपीड आर्थ्रोपोड संघ की अद्भुत विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे महासागरों की गहराइयों में रहने वाले केकड़े और झींगे हों या जंगलों की नम मिट्टी में रहने वाले कनखजूरे और मिलीपीड, सभी अपने अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी संरचना, जीवन शैली और पारिस्थितिक योगदान यह दर्शाते हैं कि आर्थ्रोपोड संघ ने पृथ्वी के लगभग हर वातावरण में सफलतापूर्वक अनुकूलन किया है। अगले अध्याय में हम आर्थ्रोपोडों की पारिस्थितिकी, खाद्य जाल, परागण, अपघटन और वैश्विक जैव विविधता में उनकी भूमिका का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। अब 10वें अध्याय में जानते हैं आर्थ्रोपोड की पारिस्थितिकी, खाद्य जाल, परागण, अपघटन तथा जैव विविधता में भूमिका। तो आर्थ्रोपोड संघ पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों का एक आधारभूत घटक है। चाहे घने वर्षावन हो, घास के मैदान, रेगिस्तान, हिमाच्छादित पर्वत, नदियां, झीलें, महासागर या मानव निर्मित कृषि क्षेत्र, लगभग हर पारिस्थितिक तंत्र में आर्थ्रोपोड किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। वे केवल सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा के प्रवाह, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, परागण, अपघटन, जैविक नियंत्रण तथा खाद्य श्रृंखलाओं के संतुलन को बनाए रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि पृथ्वी से आर्थ्रोपोड अचानक समाप्त हो जाए, तो अधिकांश स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र गंभीर रूप से असंतुलित हो जाएंगे। पारिस्थितिकी विज्ञान के अनुसार प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के साथ निरंतर अंतःक्रिया करता है। आर्थ्रोपोड इस अंतःक्रिया के लगभग प्रत्येक स्तर पर सक्रिय रहते हैं। कुछ पौधों पर निर्भर होते हैं, कुछ मृत जैविक पदार्थों का विघटन करते हैं, कुछ अन्य जीवों का शिकार करते हैं और कुछ स्वयं अनेक बड़े जीवों के भोजन का प्रमुख स्रोत होते हैं। इस प्रकार वे जीव जगत के विभिन्न स्तरों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। खाद्य जाल, फूड वेब में आर्थ्रोपोड की भूमिका अत्यंत व्यापक है। खाद्य जाल केवल एक सीधी भोजन श्रृंखला नहीं होता, बल्कि अनेक परस्पर जुड़ी हुई भोजन श्रृंखलाओं का जटिल नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क में आर्थ्रोपोड विभिन्न पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं। शाकाहारी कीट पौधों की पत्तियां, बीज, जड़ें, तने, फूल और फल खाते हैं। शिकारी आर्थ्रोपोड इन शाकाहारी कीटों का शिकार करते हैं। उनके ऊपर पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मछलियां और स्तनधारी निर्भर रहते हैं। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह पौधों से लेकर शीर्ष उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। कृषि पारिस्थितिक तंत्रों में आर्थ्रोपोड का विशेष महत्व है। अनेक कीट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे आर्थ्रोपोड भी हैं जो हानिकारक कीटों की आबादी को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं। लेडी बर्ड भृंग एफिड जैसे पौधों का रस चूसने वाले कीटों का शिकार करते हैं। प्रेइंग मैंटिस, मकड़ियां और व्याध पतंग भी अनेक कृषि कीटों को खाकर उनकी संख्या नियंत्रित रखते हैं। इस प्राकृतिक जैविक नियंत्रण से कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो सकती है और कृषि अधिक टिकाऊ बन सकती है। परागण, पॉलिनेशन, आर्थ्रोपोड की सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाओं में से एक है। फूल वाले पौधों का सफल प्रजनन मुख्यतः परागण पर निर्भर करता है। जब कोई कीट फूल से मकरंद या पराग एकत्र करता है, तब उसके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। बाद में वही कीट दूसरे फूल पर पहुंचता है और परागकण वहां स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से निषेचन होता है और बीज तथा फल बनते हैं। मधुमक्खियां, तितलियां, पतंगे, कुछ मक्खियां, भृंग और ततैया परागण के प्रमुख वाहक हैं। विश्व की अनेक महत्वपूर्ण कृषि फसलें आंशिक या पूर्ण रूप से कीट परागण पर निर्भर हैं। इनमें सेब, बादाम, सूरजमुखी, सरसों, कद्दू, खीरा, तरबूज, आम, कॉफी और अनेक सब्जियां तथा फल शामिल हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि परागण करने वाले कीटों की संख्या में कमी आने पर कृषि उत्पादन और फलों की गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
इसलिए परागणकर्ता कीट केवल प्राकृतिक वनस्पति ही नहीं, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। मधुमक्खियां परागण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक श्रमिक मधुमक्खी प्रतिदिन सैकड़ों फूलों का भ्रमण कर सकती है। सामूहिक रूप से एक मधुमक्खी कॉलोनी लाखों फूलों का परागण करती है। इसी कारण आधुनिक कृषि में कई स्थानों पर मधुमक्खी पालन को फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जंगली मधुमक्खियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं और कई फसलों के लिए प्रमुख परागणकर्ता होती हैं। अपघटन, डिकॉम्पोजिशन, पारिस्थितिकी की एक और आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें आर्थ्रोपोड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगलों में गिरने वाली पत्तियां, मृत पौधे, मृत जानवर और पशुओं का मल यदि विघटित न हो तो पृथ्वी पर जैविक अपशिष्ट का विशाल संचय हो जाएगा। दीमक, मिलीपीड, गोबर भृंग, मक्खियों के लार्वा और अनेक घुन इन पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया और कवक उनका पूर्ण विघटन करते हैं। इस प्रक्रिया से नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्व पुनः मिट्टी में लौटते हैं, जहां से पौधे उन्हें पुनः अवशोषित करते हैं। दीमक विशेष रूप से लकड़ी और पौधों के रेशेदार पदार्थों को विघटित करने में सक्षम है। उनके पाचन तंत्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव सेल्यूलोज को पचाने में सहायता करते हैं। यदि दीमक और अन्य अपघटक न हों तो जंगलों में मृत लकड़ी का अत्यधिक संचय हो जाएगा और पोषक तत्वों का प्राकृतिक चक्र बाधित हो जाएगा। गोबर भृंग पशुओं के मल को मिट्टी में दबाकर उसका विघटन तेज करते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, रोग फैलाने वाली मक्खियों की संख्या कम होती है और चरागाह अधिक स्वस्थ बने रहते हैं। यह पारिस्थितिक सेवा पशुपालन और प्राकृतिक घास के मैदानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थ्रोपोड मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में भी योगदान देते हैं। चींटियां, दीमक और अनेक अन्य जीव मिट्टी में सुरंगें बनाते हैं। इन सुरंगों से वायु और जल का संचरण बेहतर होता है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास सुचारू रूप से होता है। मिट्टी की संरचना में यह सुधार कृषि और प्राकृतिक वनस्पति दोनों के लिए लाभदायक होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में भी आर्थ्रोपोड का समान रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। समुद्री क्रस्टेशियन, कोपेपोड और क्रिल समुद्री खाद्य जाल के आधारभूत घटक हैं। वे सूक्ष्म शैवाल और प्लवक खाते हैं तथा स्वयं मछलियों, व्हेलों, समुद्री पक्षियों और अन्य समुद्री जीवों का भोजन बनते हैं। विशेष रूप से अंटार्कटिक महासागर में क्रिल का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि अनेक बड़ी व्हेल प्रजातियां मुख्य रूप से इन्हीं पर निर्भर रहती हैं। आर्थ्रोपोड जैव विविधता के महत्वपूर्ण संकेतक भी माने जाते हैं। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले कीटों, मकड़ियों और अन्य आर्थ्रोपोडों की संख्या और विविधता उस क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संकेत देती है। स्वच्छ जल में रहने वाले कुछ जलीय कीट केवल प्रदूषण रहित वातावरण में जीवित रह सकते हैं। यदि वे किसी नदी या झील से गायब होने लगें, तो यह जल प्रदूषण का संकेत हो सकता है। इसी प्रकार तितलियों की विविधता किसी क्षेत्र की वनस्पति और पारिस्थितिक स्थिरता का महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है। आर्थ्रोपोड और पौधों के बीच सहविकास, कोएवोल्यूशन भी अत्यंत रोचक है। करोड़ों वर्षों में अनेक पौधों और परागण करने वाले कीटों ने एक दूसरे के अनुसार विशेष अनुकूलन विकसित किए हैं। कुछ फूलों का आकार केवल विशेष प्रकार की तितलियों या मधुमक्खियों के लिए उपयुक्त होता है। इसी प्रकार कुछ कीट केवल विशेष पौधों पर ही भोजन करते हैं या उन्हीं पर अपने अंडे देते हैं। यह पारस्परिक विकास पृथ्वी की जैव विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है। हाल के दशकों में अनेक अध्ययनों ने संकेत दिया है कि विश्व के कई क्षेत्रों में कीटों की आबादी घट रही है। इसके प्रमुख कारणों में प्राकृतिक आवासों का विनाश, वनों की कटाई, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, प्रकाश प्रदूषण और रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग शामिल हैं। विशेष रूप से परागण करने वाली मधुमक्खियों और तितलियों की घटती संख्या कृषि और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र दोनों के लिए चिंता का विषय है। आर्थ्रोपोड संरक्षण के लिए प्राकृतिक आवासों की रक्षा, विविध वनस्पति का संरक्षण, रासायनिक कीटनाशकों का विवेकपूर्ण उपयोग, जैविक कृषि को बढ़ावा और प्रदूषण नियंत्रण जैसे उपाय आवश्यक हैं। मधुमक्खियों, तितलियों और अन्य लाभकारी कीटों के लिए फूलों वाले पौधों का संरक्षण तथा प्राकृतिक घास के मैदानों को सुरक्षित रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञान में आर्थ्रोपोड का उपयोग केवल पारिस्थितिकी तक सीमित नहीं है। वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने, पर्यावरणीय निगरानी, जैविक नियंत्रण, संरक्षण, जीव विज्ञान
और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन जैसी अनेक वैज्ञानिक शाखाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति और व्यवहार से वैज्ञानिक किसी पारिस्थितिक तंत्र की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावित चुनौतियों का आकलन कर सकते हैं। इस प्रकार आर्थ्रोपोड पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन के मूल स्तंभों में से एक है। परागण, अपघटन, जैविक नियंत्रण, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, खाद्य जाल के संचालन और जैव विविधता के संरक्षण में उनका योगदान अत्यंत व्यापक और अनिवार्य है। उनकी अनुपस्थिति में न केवल प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, बल्कि मानव कृषि, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पर्यावरणीय संतुलन भी गंभीर रूप से प्रभावित होगा। अगले अध्याय में हम मानव जीवन, कृषि, चिकित्सा, उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान में आर्थ्रोपोडों के बहुआयामी महत्व का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब 11वें अध्याय में जानते हैं मानव जीवन, कृषि, चिकित्सा, उद्योग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान में आर्थ्रोपोडों का महत्व। तो आर्थ्रोपोड केवल पृथ्वी के सबसे अधिक संख्या वाले प्राणी नहीं हैं, बल्कि वे मानव सभ्यता के विकास, कृषि उत्पादन, चिकित्सा विज्ञान, उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य का इन जीवों से संबंध हजारों वर्षों पुराना है। कभी वे भोजन, वस्त्र और औषधि के स्रोत के रूप में उपयोग किए गए, तो कभी कृषि के सहयोगी या रोग फैलाने वाले जीवों के रूप में पहचाने गए। आधुनिक विज्ञान के विकास के साथ आर्थ्रोपोडों का महत्व और अधिक स्पष्ट हुआ है। आज वे पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, आनुवंशिकी, जैव अभियांत्रिकी तथा नई दवाओं के विकास तक अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में आर्थ्रोपोडों का योगदान सबसे अधिक दिखाई देता है। विश्व की बड़ी संख्या में खाद्य फसलें परागण करने वाले कीटों पर निर्भर हैं। मधुमक्खियां, तितलियां, पतंगे, कुछ मक्खियां और भृंग फूलों से पराग कणों को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया के बिना अनेक पौधों में बीज और फल का निर्माण नहीं हो सकता। फलस्वरूप फलों, सब्जियों, तिलहनों, मसालों और कई व्यावसायिक फसलों का उत्पादन घट सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वैश्विक कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कीट परागण पर निर्भर करता है। मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कृषि से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग है। मधुमक्खियां केवल शहद ही नहीं बनाती, बल्कि फसलों का परागण करके उनकी उत्पादकता भी बढ़ाती हैं। आधुनिक कृषि में कई किसान फूल आने के समय अपने खेतों के पास मधुमक्खी के छत्ते स्थापित करते हैं, जिससे परागण अधिक प्रभावी हो और उपज में वृद्धि हो। शहद, मधुमोम, प्रोपोलिस, रॉयल जेली तथा मधुमक्खी पराग जैसे उत्पादों का आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक है। रेशम उद्योग भी पूरी तरह एक आर्थ्रोपोड पर आधारित है। रेशम कीट सिल्कॉर्म का लार्वा अपने प्यूपा के चारों ओर अत्यंत महीन और मजबूत रेशम का कोकून बनाता है। इसी रेशम से उच्च गुणवत्ता वाला प्राकृतिक रेशम तैयार किया जाता है। चीन, भारत, जापान और अनेक अन्य देशों में रेशम उत्पादन हजारों वर्षों से एक महत्वपूर्ण उद्योग रहा है। भारत विश्व के प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में से एक है और यहाँ शहतूत रेशम, तसर, एरी तथा मूंगा जैसे विभिन्न प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। लाख उद्योग भी एक छोटे आर्थ्रोपोड पर आधारित है। लाख कीट पेड़ों की शाखाओं पर विशेष प्रकार का राल जैसा पदार्थ स्रावित करता है। इसी पदार्थ से प्राकृतिक लाख प्राप्त होती है, जिसका उपयोग वार्निश, सजावटी वस्तुओं, विद्युत उपकरणों, आभूषणों और खाद्य उद्योग में किया जाता है। लाख भारत के पारंपरिक वन आधारित उद्योगों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। समुद्री आर्थ्रोपोडों का आर्थिक महत्व भी अत्यधिक है। झींगे, केकड़े और लॉबस्टर विश्व भर में महत्वपूर्ण खाद्य संसाधन हैं। मत्स्य उद्योग में इनका बड़ा योगदान है और अनेक तटीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इन पर निर्भर करती है। इनके संरक्षण और सतत उपयोग के लिए वैज्ञानिक मत्स्य प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है, ताकि अत्यधिक दोहन से प्राकृतिक आबादी को नुकसान न पहुंचे। हालांकि अनेक आर्थ्रोपोड मानव के लिए लाभदायक हैं, कुछ प्रजातियां गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं। कृषि की दृष्टि से टिड्डियां, तना छेदक, रस चूसने वाले कीट, फल मक्खियां और अनेक इल्ली प्रजातियां फसलों को भारी क्षति पहुंचा सकती हैं। यदि इनका नियंत्रण न किया जाए तो खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। इसलिए आधुनिक कृषि में समेकित कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM)
की अवधारणा विकसित की गई है। इसमें जैविक नियंत्रण, प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण, फसल चक्र, प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग तथा आवश्यकता पड़ने पर सीमित रासायनिक नियंत्रण का संतुलित उपयोग किया जाता है। जैविक नियंत्रण में लाभकारी आर्थ्रोपोड अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेडी बर्ड भृंग एफिड जैसे रस चूसने वाले कीटों को खाते हैं। परजीवी तथैया अनेक हानिकारक कीटों के अंडों या लार्वा में अपने अंडे देती हैं, जिससे उन कीटों की संख्या कम होती है। मकड़ियां, प्रेंग मैंटिस और व्याध पतंग भी प्राकृतिक शिकारी के रूप में कृषि की रक्षा करते हैं। यह विधि पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित और टिकाऊ मानी जाती है। चिकित्सा विज्ञान में आर्थ्रोपोडों का महत्व दो दृष्टियों से है। एक ओर कुछ आर्थ्रोपोड रोग फैलाने वाले वाहक वेक्टर्स होते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके शरीर से प्राप्त जैव सक्रिय पदार्थ नई औषधियों के विकास में सहायक बन रहे हैं। मच्छर विश्व के सबसे महत्वपूर्ण रोग वाहकों में गिने जाते हैं। विभिन्न मच्छर प्रजातियां मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, झीका, फाइलेरिया और पीत ज्वर जैसे रोगों का प्रसार करती हैं। इसी प्रकार किलनियां कुछ जीवाणु, विषाणु और परजीवियों को मनुष्यों तथा पशुओं तक पहुंचा सकती हैं। पिस्सू ऐतिहासिक रूप से प्लेग जैसे रोगों के प्रसार से जुड़े रहे हैं। इसलिए चिकित्सा विज्ञान में इन आर्थ्रोपोडों के जीवन चक्र, व्यवहार और नियंत्रण का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर मकड़ियों, बिच्छुओं और कुछ अन्य आर्थ्रोपोडों के विष में ऐसे अनेक जैव सक्रिय अणु पाए गए हैं, जिनका उपयोग आधुनिक औषधि अनुसंधान में किया जा रहा है। वैज्ञानिक इन विषयों में उपस्थित प्रोटीन और पेप्टाइड का अध्ययन करके दर्द निवारक दवाएं, तंत्रिका तंत्र से संबंधित उपचार तथा कैंसर अनुसंधान के लिए नई संभावनाएं खोज रहे हैं। कई वे अत्यंत विशिष्ट रूप से तंत्रिका कोशिकाओं पर कार्य करते हैं, जिससे वे जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। आनुवंशिकी और विकास जीव विज्ञान में फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का विशेष स्थान है। ये छोटा कीट पिछले 100 वर्षों से वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रमुख मॉडल जीव रहा है। इसका जीवन चक्र छोटा होता है, इसे प्रयोगशाला में आसानी से पाला जा सकता है और इसके जीनों का विस्तृत अध्ययन किया जा चुका है। मानव विकास, आनुवंशिक रोगों, कोशिका विभाजन, भ्रूण विकास और जीन नियंत्रण से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोजें इसी जीव पर किए गए अध्ययनों से संभव हुई हैं। मधुमक्खियों का अध्ययन व्यवहार विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। उनके सामूहिक निर्णय, संचार प्रणाली और कार्य विभाजन से प्रेरित होकर वैज्ञानिक स्वायत्त रोबोटों, कंप्यूटर एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों का विकास कर रहे हैं। चींटियों के समूह व्यवहार से प्रेरित एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन जैसे एल्गोरिदम आज कंप्यूटर विज्ञान और नेटवर्क प्रबंधन में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। मकड़ी के रेशम ने पदार्थ विज्ञान में नई संभावनाएं खोली हैं। यह प्राकृतिक रेशा अत्यंत हल्का, मजबूत और लचीला होता है। वैज्ञानिक कृत्रिम रूप से मकड़ी जैसा रेशम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका उपयोग शल्य चिकित्सा के टांकों, जैव चिकित्सा उपकरणों, सुरक्षात्मक वस्त्रों और उच्च गुणवत्ता वाली औद्योगिक सामग्रियों में किया जा सकता है। पर्यावरण विज्ञान में भी आर्थ्रोपोड महत्वपूर्ण संकेतक जीव हैं। किसी क्षेत्र में तितलियों, मधुमक्खियों, जलीय कीटों या अन्य आर्थ्रोपोडों की संख्या और विविधता उस क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संकेत देती है। यदि किसी नदी में संवेदनशील जलीय कीटों की संख्या घटने लगे, तो यह जल प्रदूषण का संकेत हो सकता है। इसी प्रकार परागणकर्ताओं की घटती संख्या पर्यावरणीय असंतुलन और जैव विविधता के संकट की ओर संकेत करती है। आर्थ्रोपोड खाद्य स्रोत के रूप में भी विश्व के अनेक देशों में उपयोग किए जाते हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई क्षेत्रों में टिड्डे, झींगुर, चींटियां, लार्वा और अन्य कीट पारंपरिक भोजन का भाग हैं। इनमें प्रोटीन, आवश्यक अमीनो अम्ल, स्वस्थ वसा, विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भविष्य में बढ़ती वैश्विक जनसंख्या और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए कीट आधारित प्रोटीन पर व्यापक अनुसंधान किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भी आर्थ्रोपोडों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिक इनकी आबादी में होने वाले परिवर्तनों का उपयोग पारिस्थितिक तंत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने के लिए करते हैं। तितलियों के वितरण क्षेत्र, मधुमक्खियों की गतिविधियों और जलीय आर्थ्रोपोडों की विविधता में होने वाले
परिवर्तन पर्यावरणीय बदलावों के महत्वपूर्ण संकेतक माने जाते हैं। इन सभी लाभों के बावजूद आर्थ्रोपोड आज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्राकृतिक आवासों का विनाश, अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग, प्रदूषण, आक्रामक विदेशी प्रजातियां और जलवायु परिवर्तन कई लाभकारी आर्थ्रोपोडों की आबादी को प्रभावित कर रहे हैं। विशेष रूप से परागण करने वाले कीटों की घटती संख्या वैश्विक कृषि और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए इनके संरक्षण के लिए वैज्ञानिक, किसान, नीति निर्माता और आम नागरिक सभी की सहभागिता आवश्यक है। इस प्रकार आर्थ्रोपोड मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वे कृषि उत्पादन बढ़ाते हैं, उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा देते हैं, चिकित्सा विज्ञान में योगदान करते हैं, पर्यावरण की निगरानी में सहायता करते हैं और भविष्य की अनेक तकनीकों के विकास की प्रेरणा भी बन रहे हैं। अगले और अंतिम अध्याय में हम आर्थ्रोपोडों के विकास क्रम, वर्तमान चुनौतियों, संरक्षण तथा भविष्य की वैज्ञानिक संभावनाओं का समग्र और निष्कर्षात्मक अध्ययन करेंगे। अब आखिरी और 12वें अध्याय में जानते हैं आर्थ्रोपोड का विकास क्रम, संरक्षण, भविष्य की चुनौतियां एवं निष्कर्ष। तो दोस्तों, आर्थ्रोपोड संघ पृथ्वी के इतिहास का सबसे सफल और सबसे अधिक विविधतापूर्ण प्राणी समूह है। करोड़ों वर्षों के विकास क्रम में इस संघ ने समुद्रों, नदियों, जंगलों, रेगिस्तानों, पर्वतों, घास के मैदानों और मानव निर्मित वातावरण सहित लगभग हर प्रकार के आवास में स्वयं को स्थापित किया है। आज पृथ्वी पर ज्ञात सभी पशु प्रजातियों में सबसे बड़ा भाग आर्थ्रोपोडों का है। यह सफलता किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि उनके अद्वितीय विकासवादी अनुकूलनों, विविध जीवन चक्रों, उच्च प्रजनन क्षमता, बाह्य कंकाल, संधियुक्त उपांगों तथा पर्यावरण के अनुसार स्वयं को बदलने की क्षमता का परिणाम है। इस अंतिम अध्याय में हम उनके विकास क्रम, वर्तमान चुनौतियों, संरक्षण की आवश्यकता तथा भविष्य में विज्ञान और मानव समाज के लिए उनके महत्व का समग्र अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि आर्थ्रोपोडों के पूर्वज लगभग 54 से 52 करोड़ वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल, कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान विकसित हुए। इसी समय पृथ्वी पर जीवन की विविधता में तीव्र वृद्धि हुई, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। जीवाश्म अभिलेखों में मिलने वाले प्रारंभिक आर्थ्रोपोड इस बात के प्रमाण हैं कि उस समय तक इन जीवों में खंडित शरीर, बाह्य कंकाल और संधियुक्त उपांग जैसी विशेषताएं विकसित हो चुकी थीं। इन्हीं विशेषताओं ने आगे चलकर उन्हें पृथ्वी के सबसे सफल प्राणियों में बदल दिया। प्रारंभिक आर्थ्रोपोड मुख्यतः समुद्री वातावरण में रहते थे। समय के साथ कुछ समूहों ने मीठे जल में प्रवेश किया और बाद में अनेक समूह भूमि पर भी आ गए। भूमि पर जीवन अपनाना एक बड़ी विकासवादी उपलब्धि थी, क्योंकि यहाँ जल की कमी, तापमान में अधिक उतार चढ़ाव और गुरुत्वाकर्षण जैसी नई चुनौतियां थीं। इन परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए आर्थ्रोपोडों ने जल संरक्षण करने वाला बाह्य कंकाल, ट्रेकियल श्वसन तंत्र, पुस्तक फेफड़े, विशेष उत्सर्जन अंग और अधिक प्रभावी संवेदी प्रणालियां विकसित की। यही अनुकूलन उन्हें स्थलीय जीवन में सफल बनाने के प्रमुख कारण बने। कीटों में उड़ान का विकास पृथ्वी के विकास क्रम की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। उड़ने की क्षमता ने उन्हें भोजन खोजने, नए क्षेत्रों में फैलने, शिकारियों से बचने और नई प्रजातियों में विभाजित होने का अवसर दिया। परिणाम स्वरूप कीटों की विविधता अत्यधिक बढ़ गई। आज ज्ञात आर्थ्रोपोड प्रजातियों का सबसे बड़ा भाग कीटों का है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अभी भी लाखों प्रजातियां खोजी जानी शेष हैं। विकास क्रम में पौधों और आर्थ्रोपोडों का संबंध भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। जब पृथ्वी पर फूल वाले पौधों का विकास हुआ, तब परागण करने वाले कीटों के साथ उनका घनिष्ठ सहविकास, कोएवोल्यूशन प्रारंभ हुआ। लाखों वर्षों में पौधों ने आकर्षक रंग, सुगंध और मकरंद विकसित किए, जबकि कीटों ने लंबे मुखांग, विशेष व्यवहार और उन्नत संवेदी क्षमताएं विकसित की। इस पारस्परिक विकास ने न केवल पौधों और कीटों की विविधता बढ़ाई, बल्कि पृथ्वी के स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों को भी अधिक जटिल और स्थिर बनाया। आज आर्थ्रोपोड लगभग हर पारिस्थितिक तंत्र में अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। परागण, अपघटन, प्राकृतिक कीट नियंत्रण, खाद्य जाल का संचालन, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और जैव विविधता को संतुलित रखना।
ये सभी कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थ्रोपोडों पर निर्भर हैं। पृथ्वी की अधिकांश पक्षी प्रजातियां अपने जीवन के किसी न किसी चरण में कीटों पर निर्भर रहती हैं। अनेक मछलियां, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी भी भोजन के लिए आर्थ्रोपोडों का उपयोग करते हैं। यदि यह समूह अचानक समाप्त हो जाए तो संपूर्ण खाद्य जाल गंभीर रूप से प्रभावित हो जाएगा। हालांकि आर्थ्रोपोड अत्यंत सफल समूह हैं, फिर भी वर्तमान समय में वे अनेक वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्राकृतिक आवासों का विनाश इन चुनौतियों में सबसे प्रमुख है। वनों की कटाई, कृषि का अत्यधिक विस्तार, शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण अनेक प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। इससे विशेष रूप से वे प्रजातियां प्रभावित होती हैं जिनका जीवन केवल सीमित क्षेत्रों में संभव है। रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग भी एक गंभीर समस्या है। आधुनिक कृषि में उपयोग किए जाने वाले कई कीटनाशक केवल हानिकारक कीटों को ही नहीं, बल्कि मधुमक्खियों, तितलियों, लेडीबर्ड भृंगों और अन्य लाभकारी आर्थ्रोपोडों को भी प्रभावित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप परागण, प्राकृतिक कीट नियंत्रण और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए वैज्ञानिक अब समेकित कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसी विधियों को अधिक प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल विकल्प मानते हैं। जलवायु परिवर्तन भी आर्थ्रोपोडों के वितरण और जीवन चक्र को प्रभावित कर रहा है। बढ़ते तापमान, वर्षा के बदलते स्वरूप और अत्यधिक मौसमीय घटनाओं के कारण अनेक प्रजातियों के आवास बदल रहे हैं। कुछ कीट पहले की तुलना में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों या अधिक उत्तरी अक्षांशों तक फैल रहे हैं। दूसरी ओर कुछ संवेदनशील प्रजातियां अपने पारंपरिक आवासों से लुप्त होती जा रही हैं। परागण करने वाले कीटों की संख्या में कमी विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। प्रकाश प्रदूषण भी एक नई पर्यावरणीय चुनौती है। कृत्रिम रोशनी के कारण अनेक रात्रिचर कीटों का व्यवहार प्रभावित होता है। पतंगे और अन्य रात्रिचर परागणकर्ता कृत्रिम प्रकाश की ओर आकर्षित होकर अपनी सामान्य गतिविधियां नहीं कर पाते। इससे उनके प्रजनन, भोजन खोजने और परागण की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रदूषण के अन्य रूप जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और प्लास्टिक प्रदूषण भी आर्थ्रोपोडों के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। जलीय कीट और क्रस्टेशियन जल की गुणवत्ता में होने वाले परिवर्तनों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। इसलिए इनकी आबादी में कमी किसी क्षेत्र के पर्यावरणीय संकट का प्रारंभिक संकेत हो सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक वनों, आर्द्र भूमियों, घास के मैदानों और अन्य महत्वपूर्ण आवासों का संरक्षण आर्थ्रोपोडों की विविधता बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय है। कृषि क्षेत्रों में फूलों वाली प्राकृतिक वनस्पतियों को सुरक्षित रखना, रासायनिक कीटनाशकों का सीमित उपयोग करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना तथा प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण करना भी लाभकारी सिद्ध होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान भविष्य में आर्थ्रोपोडों के महत्व को और अधिक बढ़ाने वाला है। मकड़ी के रेशम से प्रेरित नए जैव पदार्थ, बिच्छू और मकड़ी के विष से विकसित होने वाली संभावित औषधियां, मधुमक्खियों और चींटियों के सामूहिक व्यवहार से प्रेरित कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा सूक्ष्म रोबोटों की तकनीक, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां आर्थ्रोपोड आधुनिक विज्ञान को नई दिशा दे रहे हैं। जीनोमिक्स और आणविक जीव विज्ञान के विकास से अब वैज्ञानिक आर्थ्रोपोडों के संपूर्ण जीनोम का अध्ययन कर रहे हैं। इससे विकास क्रम, अनुकूलन, रोग प्रतिरोध, कीटनाशक प्रतिरोध तथा नई प्रजातियों के निर्माण की प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझा जा रहा है। भविष्य में यह ज्ञान कृषि, चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण के अनेक क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध होगा। आर्थ्रोपोडों का अध्ययन केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि, जैव विविधता संरक्षण, नई औषधियों का विकास और पर्यावरणीय संतुलन, इन सभी क्षेत्रों में इनका योगदान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। इसलिए इनका संरक्षण केवल किसी एक जीव समूह की रक्षा नहीं, बल्कि पृथ्वी के संपूर्ण जीवन तंत्र की रक्षा है। इस पुस्तक के माध्यम से हमने आर्थ्रोपोड संघ की उत्पत्ति, वर्गीकरण, शारीरिक संरचना, बाह्य कंकाल, श्वसन, परिसंचरण, वृद्धि, मोल्टिंग, प्रजनन, भ्रूणीय विकास, कायांतरण, कीटों, अरैक्निड, क्रस्टेशियन, सेंटीपीड, मिलीपीड, पारिस्थितिकी, खाद्य जाल, परागण, अपघटन,
कृषि, चिकित्सा, उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास क्रम और संरक्षण जैसे सभी प्रमुख विषयों का व्यवस्थित एवं तथ्यात्मक अध्ययन किया। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थ्रोपोड केवल जीव जगत का सबसे बड़ा संघ नहीं है, बल्कि वे पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता, पारिस्थितिक संतुलन और मानव सभ्यता की प्रगति के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। अंततः यह समझना आवश्यक है कि आर्थ्रोपोडों का भविष्य और मानव का भविष्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि हम उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करेंगे, जैव विविधता का सम्मान करेंगे और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी व्यवहार अपनाएंगे, तो न केवल यह अद्भुत जीव समूह सुरक्षित रहेगा, बल्कि पृथ्वी का संपूर्ण पारिस्थितिक संतुलन भी आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहेगा। यही इस पुस्तक का मूल संदेश और वैज्ञानिक निष्कर्ष है। तो दोस्तों, अंत में आशा करता हूं कि आपको यह आई बुक पसंद आई होंगी और आपको कुछ न कुछ प्रेरणा, जानकारी और सीख मिली होंगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।